हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देख रहे हैं? क्लास 9th में मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स देख रहे हैं, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रिलैटरल टाइप्स देख रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स एनकाउंटर किए, ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए। अब वो रिपीटेड ऑर्डर में आएंगे और कुछ क्वेश्चंस का लेवल इंप्रूव होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? हम आर्य सवाल की एक्सरसाइज 10B को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर लिया था। तो 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है और यहाँ पे जो हमने पढ़ा है ना वो अप्लाई होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे आगे बढ़ना है और हमें जो प्रूव करना है वो कैसे प्रूव होगा। क्वेश्चन देखो, टू पैरेलल लाइंस एल एम एन। अभी बस क्वेश्चन पढ़ो, फिगर पे ध्यान मत देना। टू पैरेलल लाइंस एल एम एन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल टी. Show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle. तो अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है। अब दो पैरेलल लाइन पहले बना दो, इतना ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में इट इज इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। चलो एक ट्रांसवर्सल भी बना दिया। ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइन को क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो कि जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा कैसे बनेगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि इंटीरियर एंगल्स, तो पैरेलल लाइन में मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन होते हैं। इंटीरियर एंगल ये है, इंटीरियर एंगल ये है, इंटीरियर एंगल ये है, इंटीरियर एंगल ये है। ये सारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स। अगर कोई पूछे पैरेलल लाइन में एक्सटीरियर एंगल्स कौन होंगे, तो आप बताओगे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। यानी लाइंस के अंदर जो एंगल्स दिखते हैं ना, सिंपली कैसे ध्यान में रखना है, ये मैंने बताया भी था कि लाइंस के अंदर जो तुम्हें एंगल दिख रहे हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं और लाइंस के बाहर जो एंगल तुमको दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। इतना क्लियर? अब देखो, बात हमें किसकी करनी है? इंटीरियर एंगल्स की। तो क्वेश्चन ने बोला कि इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर पहले बनाओ, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर बनाओ। तो एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं इंटीरियर एंगल के। तो मान लो यहां से बनाया तो ऐसा कुछ मिलेगा, उसी तरीके से यहां से बनाया तो ऐसा कुछ मिलेगा, उसी तरीके से यहां से चढ़ेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा और यहां से चलेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो अगर थोड़ा ध्यान से आप देखें तो ये सारे एंगल बाइसेक्टर के मिलन से कुछ बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मुझे ऐसा कुछ फिगर दिख रहा है। ध्यान देना सभी, क्या है ये फिगर? कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है क्या? इतना तो पक्का है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतना तो पक्का है कि ये पैरेललोग्राम है। अब उस पैरेललोग्राम में भी तुमको साबित करना है कि क्या एक रेक्टेंगल होगा। बात समझ में आ गई? सिंपल जो क्वेश्चन है कहा हमने बनाया, जैसे ही हमने बनाया तो हमने क्या पाया कि हाँ, ये जितने भी एंगल बाइसेक्टर थे इनसे क्वाड्रिलैटरल बन जरूर रहा है। अब मुझे क्या साबित करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल मुझे मिल रहा है, ये जो क्वाड्रिलैटरल मुझे मिल रहा है वो क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। यही मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है। इतना क्लियर सभी को? क्वेश्चन से कैसे फिगर पे आया ये समझ में आया? लाइनें बनाई पैरेलल, ट्रांसवर्सल गया। आपकी मर्जी है, ऐसे भी पैरेलल बना सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। जैसे पैरेलल लाइन बनाओगे वैसे रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो देख लेते हैं। मान लो मैं ऐसे पैरेलल लाइन बनाना चाहता हूं और ऐसे मैंने ट्रांसवर्सल बनाया। अब अगेन देखो मैंने क्या कहा, एंगल बाइसेक्टर को जब तुम क्या करोगे? ज्वाइन करोगे तो तुम्हें जो फिगर दिखता मिलेगा ना वो एक रेक्टेंगल की तरह ही होगा। देखो यहां से अगेन जो मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? रेक्टेंगल नुमा ही फिगर कुछ दिख रहा है। तो अगेन तुमको फिर यहां से अगर ऐसे फिगर बनाओगे तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा एक रेक्टेंगल है। जैसे भी फिगर बनाओ मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली जो डायग्राम मिलेगा अंदर का वो क्वाड्रिलैटरल एक रेक्टेंगल होगा। यही तुम्हें बताना है। तो कैसे बताएंगे? ठीक है, चलो ये तो हुआ कि क्वेश्चन से फिगर पे कैसे आना है। आई होप ये समझ गए होगे आप लोग। अब हम बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे कि आखिर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम से कैसे अलग है, ये हम डिसाइड करेंगे यहां पे। इतना क्लियर है? तो स्पेशली अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज रेक्टेंगल है तो क्या क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए हैं? हमने एक डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले ध्यान रखना कि डायगोनल्स आर इक्वल। क्या डिस्कस किया है? डायगोनल्स आर इक्वल। अगर हमने ये साबित कर दिया कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? या फिर अगर हम ये साबित कर दें, क्या साबित कर दें कि हर इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, एवरी
इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो भी वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये सारी चीजें तो स्क्वायर में भी होती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। स्क्वायर में भी रेक्टेंगल क्या करता है, आपस में एक दूसरे को आपस में इक्वल होता है, और वहां पे भी 90 डिग्री हर इंटीरियर एंगल होता है। लेकिन स्क्वायर की एक और खासियत होती है, क्या, वहां पे हर साइड इक्वल होता है। इतना होने के साथ साथ वहां पे हर साइड इक्वल होता है और डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो रेक्टेंगल को बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज ही अलग करती है। तो अगर मैं दोनों में से किसी एक चीज को भी प्रूफ कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं दोनों में से किसी एक चीज को भी प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि रेक्टेंगल साबित करने के लिए या तो मैं डायगोनल्स को इक्वल दिखा दूं या हर इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री दिखा दूं। अब यहां से स्टार्ट होता है सोचना कि आखिर दोनों में से क्या यहां पे लगाना सही रहेगा और क्या हम लगा सकते हैं। तो देखो यहां पे बार बार, हजार बार, कई बार ऐसा हुआ है, हमेशा जब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की बात हुई है, मैंने आपको एक ही चीज बोला है कि जब भी पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल दिखे, आंख बंद करके काम किसमें करोगे आप, एंगल्स में। किसमें काम करोगे, एंगल्स में। जब भी आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की बात होते दिखे, हमेशा आपको एंगल में ही वर्क करना है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से अभी तक हम जानते क्या है, सिर्फ एंगल के बारे में ही तो जानते हैं, या वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाए, वो को इंटीरियर एंगल हो जाए, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाए, कुछ भी होगा, अल्टीमेटली बात एंगल की ही होगी। यानी कि अगर कोई भी ऐसा प्रूफ है, कोई भी ऐसा प्रूफ है जो पैरेलल लाइन को इंक्लूड कर रहा है, जिस प्रूफ में पैरेलल लाइन आ रहा है, वहां पे हमेशा जो भी बात होगी वहां एंगल से ही बात होगी। तो यहां से तुरंत अब आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि रेक्टेंगल में दो चीजें हम जानते हैं, अगर किसी एक को प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उसमें भी अभी हम ये देख रहे हैं कि बात हो रही है पैरेलल लाइन वाले फिगर की। तो अगर पैरेलल लाइन में अगर कोई फिगर बन रहा है, यानी कि बात हम एंगल में करेंगे, तो अगर बात हम एंगल में करेंगे, इसका क्या मतलब है, हमें रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे हेल्पफुल होगी इस चीज को प्रूफ करने के लिए? क्लियरली यही वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि एवरी इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये था कि अभी तक हमने सवाल से फिगर बनाया, अब हम रेक्टेंगल कैसे साबित करेंगे। हमने उसका निष्कर्ष ये निकाला कि हमें रेक्टेंगल साबित करने के लिए एंगल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की बात हो रही है। इसी वजह से हम एवरी इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर इस क्वाड्रिलैटरल में प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। इतना समझ में आया सभी को? आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। बहुत सिंपल वे में और बहुत ईजिली कैसे सोचना है और कैसे यहां तक पहुंचेंगे, ये मैंने आपको सिखाया। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया कि ठीक है, बढ़ना कैसे है, ठीक है। अब रास्ते पे चलेंगे कैसे और प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए वापस आ जाओ इस फिगर पे। क्लियर है? इसी फिगर को मैंने क्या किया, यहां पे बना दिया है। मैंने क्या किया, पैरेलल लाइन एल और एम बनाए, ट्रांसवर्सल टी बनाया। यहां पे देखो ट्रांसवर्सल टी, ये वाली लाइन है टी। उसके बाद यहां से जो एंगल बाइसेक्टर्स, अब देखो एंगल बाइसेक्टर्स का क्या मतलब है, ये एंगल आधा हो रहा है, ये एंगल भी आधा हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि ये एंगल इसके इक्वल है, गलती से भी नहीं। ये एंगल आधा हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, अगेन ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो बड़े ध्यान से, आराम से, सोच समझ के, यहां से मैंने जो लाइनें मिली उनको ज्वाइन किया। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी होगा, ये जो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी मुझे दिख रहा है, आपकी मर्जी, आप इसको पीक्यूआरएस नाम दे दो, आप WXYZ नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। यही मुझे बेसिकली प्रूफ करना है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब देखो, तो ये एक रेक्टेंगल होगा, उसके लिए हम किस पॉइंट पे पहुंचे कि हर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को 90 प्रूफ कर दूं, तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये क्वाड्रिलैटरल ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल रहा होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। अब ध्यान देना, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि हर इंटीरियर एंगल 90 होगा। तो फिर सोचो, क्या सोचोगे आप? आपको तुरंत सोचना चाहिए कि पैरेलल लाइन में मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पैरेलल लाइन में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन कौन से एंगल्स के रिलेशंस जानते हैं जो मुझे एक वैल्यू दे देती है। क्या बोला मैंने? जब भी मैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की बात करूं तो हम कौन कौन से रिलेशंस जानते हैं एंगल से रिलेटेड, जो मुझे क्या दे देती है, एग्जैक्ट एंगल की वैल्यू दे देती है, एग्जैक्ट एंगल की वैल्यू दे देती है। ये चीजें जहां भी आई है, मैंने एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट बोला है कि जहां पे भी एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू प्रूफ करनी हो, वहां जब हम पैरेलल लाइन का सहारा लेते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पास पैरेलल लाइन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो मुझे एग्जैक्टली एंगल की वैल्यू देती है।
तो तुम हमेशा जानते हो कि पैरेलल लाइन में एग्जैक्ट एंगल की वैल्यू देने वाली कौन कौन सी बातें होती है। ध्यान देना, अब क्वेश्चन देखो, ब्रेकअप हो रहा है। सबसे पहले लीनियर पेयर, क्या लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। देखो इसके लिए तो पैरेलल लाइन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये हम जानते हैं जो मुझे एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू दे देती है। और हम क्या जानते हैं, और हम जानते हैं स्पेशली पैरेलल लाइन की जब बात हो रही है तो पैरेलल लाइन के लिए जहां मुझे अभी इसकी जरूरत है, मेन पॉइंट यही है, पैरेलल लाइन के लिए हम और क्या जानते हैं कि कोइंटीरियर एंगल या फिर एलाइड एंगल का सम, कोइंटीरियर एंगल या फिर एलाइड एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। सोचने का तरीका समझ में आया। अब बात यह आती है कि हर एंगल को जब 90 प्रूफ करना है मुझे, तो आखिर एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू देने वाले हम कौन कौन से चीजों को जानते हैं पैरेलल लाइन में। तो नॉर्मली तो हम ये जानते हैं जो हर लाइन के लिए ट्रू है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 होता है, पहली चीज। और अगर पैरेलल लाइन की सर आप खासकर जो बात कर रहे हैं, तो जब पैरेलल लाइन की बात हो रही है तो इसको अभी तो लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन में सिंपली हम यही जानते हैं, सिर्फ एक ये चीज जानते हैं जहां पे कोइंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। लीनियर पेयर वाला मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि कई बार ये भी बीच में यूज हो जाता है। तो ये दो चीज हम जानते हैं, और पैरेलल लाइन में तो ये हम खासकर जानते हैं, यानी कि या तो ये दोनों यूज हो रहा होगा या कोई अकेला यूज हो रहा होगा। अब फिर आपका दिमाग चलना स्टार्ट होना चाहिए। कैसे हम प्रूव करेंगे कि कोई एंगल 90 है, कैसे हम प्रूव करेंगे कोई एंगल 90 है। अब देखो यहां पे, तो यानी या तो ये दोनों यूज होंगे या दोनों यूज होंगे या फिर कोई एक यूज होगा। तो हम कैसे डिसाइड करें कि अब क्या यूज होगा। अब यहां से अब आपको ऑलमोस्ट खाने के लिए जितनी भी चीजें थी मैंने आपको थाली में परोस कर दे दी हैं। अब बस आपको यहां पे सोचना है कि मैं क्या पहले यूज करूंगा। अब देखो यहां पे, अब वापस फिगर पे आ जाओ। तो 90 डिग्री हर एंगल को प्रूफ करना है, तो हम पहले ये सोचेंगे हम स्टार्ट कहां से करें, कहां से स्टार्ट करें। इस एंगल को 90 प्रूफ करने से मैं स्टार्ट करूं या फिर इस एंगल को 90 प्रूफ करने से मैं स्टार्ट करूं। अब बात यहां के रुकती है। अब देखो यहां पे, तो चलो ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी कि मेरे को 90 प्रूफ करना है। तो आपकी मर्जी, आप यहां से स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी आप यहां से स्टार्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी, आप इस एंगल को 90 प्रूफ करने से स्टार्ट कर लो और इस एंगल को 90 प्रूफ करने से स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहां पे कहीं से स्टार्ट करना चाहो, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, अब ध्यान से देखो। इस लाइन पे ये क्या हो रहा है, एक नॉर्मल सी लाइन जा रही है, इस लाइन पे एक नॉर्मल सी लाइन जा रही है। तो हमने क्या पढ़ा है, लीनियर पेयर 180 देता है, यानी कि दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि दोनों मिलके 180 होंगे। क्यों 180 होंगे? इसलिए 180 होंगे क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। जैसा तुमको फिगर में दिख रहा है, ये लाइन जा रही है, ये इसको कट करते हुए जा रही है, तो दोनों मिलके 180 होंगे। अब देखो आगे, दोनों मिलके 180 है, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे ये बीच वाले एंगल का काम है। अब ध्यान देना, ये एंगल यहां आधा कट रहा है और ये एंगल यहां आधा कट रहा है। मुझे काम किस एंगल का है? मुझे काम सिर्फ इस वाले एंगल का है। तो मुझे साबित करना है ये एंगल 90 होगा, यानी किसी तरह से अगर वो 180/2 हो जाए तो 90 हो जाएगा। अब देखो दिमाग में सोचते कैसे, वो 180 को अगर मैं 2 से भागा दे दूंगा तो 90 हो जाएगा, यानी यहां पे बाई 2 का सीन कहीं ना कहीं होगा। अब देखो क्या होगा, यहां पे ध्यान दो वापस से। अब देखो यहां पे अगर मैं इसी फिगर की बात करूं, इस फिगर को और क्लीनली बनाऊं, तो देखो क्या हो रहा है, ये किस तरीके से, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये एंगल है, ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मान लो ऐसे जाएगा, इसकी बात करूं तो ऐसे जाएगा। अब इस कोर वाले एंगल को मुझे क्या 90 प्रूफ करना है, इसी एंगल को मुझे क्या करना है 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, देखो यानी 180/2 की बात होगी। अब देखो यहां पे तुरंत तुमको दिमाग लगाना चाहिए कि ये दो चीजें हम जानते हैं, इसमें से अप्लाई क्या होगा। तो यहां पे मैं देख रहा हूं एक पॉइंट पे, बात ध्यान देना, एक पॉइंट पे पूरे एंगल बनने की बात हो रही है। तो अगर एक पॉइंट पे पूरे एंगल बनने की बात हो रही है तो क्या ये अप्लाई होगा? कोइंटीरियर एंगल के लिए मुझे 2 एंगल चाहिए होते हैं और वो भी ऊपर नीचे। यहां पे तो सिर्फ इस एंगल की बात हो रही है, तो यहीं से कॉमन सेंस थोड़ा लगना चाहिए कि ये नहीं अप्लाई होगा यहां पे। तो चलो ये काट दिया मैंने, यानी वही किसी तरीके से अप्लाई हो रहा होगा लीनियर पेयर की बात। अब देखो यहां पे, तो अगर लीनियर पेयर अप्लाई हो रहा है यानी कि ये पूरा मिलके कुल मिला के कितना है 180 डिग्री। क्या है 180 डिग्री। अब देखो यहां पे थोड़ा ध्यान देना, मैं जो लिख रहा हूं, ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, यानी ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ये एंगल इसकी इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल क्या होंगे आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
इसको मान लो अगर मैं एंगल 2 बोलूं तो अगेन वो एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल 2 और ये भी एंगल 2 होगा, ये वाले एंगल, ये चीज क्लियर है सभी को? ये एंगल 1 ये भी एंगल 2 हो जाएंगे। अब देखो हम जानते हैं क्या, आप ध्यान देना, हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। इसमें कोई डाउट? भाई हमने पढ़ा है कि अगर बहुत सारी लाइनें जा रही हो, एक स्ट्रेट लाइन से अगर बहुत सारे रेज जा रहे हो एक पॉइंट से, तो उस पर जितने भी एंगल बनते हैं उसका सम 180 होता है। लीनियर पेयर का ही एक समझ लो एक्सटेंशन है वो भी हमने देखा था कि सिंपली एक रे पे, एक लाइन पे, एक पॉइंट से अगर बहुत सारे रे जा रहे हो या आ रहे हो तो वहां पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। अब देखो यहीं पे तुमको दिख गया, एंगल 1 दो बार आया 2 एंगल 1, एंगल 2 दो बार आया 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब देखो अगर 2 कॉमन ले लू मैं तो कितना आ रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में अगर मैं डिवाइड में भेज दूंगा, इधर भेज दूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कितना बन गया ये? 90 डिग्री। यही तो मुझे चाहिए था। एंगल 1 और एंगल 2 का जोड़ कितना आ गया? 90। ये देखो एंगल 1 और एंगल 2 का जोड़ 90, यानी यही तो मुझे पूरा एंगल बनाना था और यही पूरा एंगल मैंने बना डाला। ये चीज सभी को क्लियर हुई? क्या किया मैंने? तो सिंपली यहां से हमने इस एंगल को क्या कर दिया? 90 प्रूफ कर दिया। इसमें कोई डाउट? यानी कि अभी तक हमने एंगल ए को 90 प्रूफ कर दिया। अब देखो एंगल ए 90 प्रूव हो गया है तो अब क्या एंगल भी 90 नहीं प्रूव होगा? वो भी देख लेते हैं। अब देखो यहां पे मेरे पास साइड का सहारा नहीं है। क्यों नहीं है? आप याद करो, एक इसी तरह का क्वेश्चन आया था जब हम थ्योरम्स प्रूफ कर रहे थे, जहां पे मुझे बोला गया था कि अगर एक पैरेललोग्राम में, थ्योरम याद करना, अगर एक पैरेललोग्राम में कोई एक इंटीरियर एंगल 90 हो जाता है तो सारे इंटीरियर एंगल 90 होंगे और वो पैरेललोग्राम हमेशा एक रेक्टेंगल होगा। ये हमें प्रूव करना था, याद करो आप। तो वहां सवाल ने दे दिया था, क्या दे दिया था? कि वो एक पैरेललोग्राम है। क्या यहां सवाल ने बोला कि ये एक पैरेललोग्राम है? उसने सिंपली बोला ये क्वाड्रिलैटरल है। तो पैरेललोग्राम सवाल ने माना नहीं तो हम भी इसे मान नहीं सकते, तो हम और कुछ नहीं यूज कर सकते। सिंपली मेरे पास एक ही तरीका है, हर एंगल को मैं बारी बारी से अगर 90 प्रूफ करूंगा तभी वो क्वाड्रिलैटरल, अगेन मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, पैरेललोग्राम नहीं बोल रहा, तभी वो क्वाड्रिलैटरल क्या होगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। हर एंगल को मुझे 90 प्रूफ करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है आपको? यानी अभी ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलैटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका एक एंगल 90। तो ऐसे कई सारे क्वाड्रिलैटरल हो सकते हैं जिसका एक एंगल 90 होगा। ध्यान देना, कुछ क्वाड्रिलैटरल मैं आपके सामने बना रहा हूं। क्या ये रेक्टेंगल बन गया? बिल्कुल नहीं बना। तो अभी तक ये रेक्टेंगल साबित नहीं हुआ है, तो उस थ्योरम से इसको कंपेयर मत करना। उस थ्योरम में बोल दिया था कि फिगर पैरेललोग्राम है, तब मुझे रेक्टेंगल बताना था। यहां सिंपली एक क्वाड्रिलैटरल है, अब मुझे रेक्टेंगल बताना है। तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर मैं चारों एंगल को 90 प्रूफ करूं। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर? तो अभी तक हमने एक को प्रूफ कर लिया, एंगल ए 90 आ गया हमारा। चलो एक काम हो गया, आगे देखो। अब देख लेते हैं, अगर एंगल ए प्रूव हो गया है तो एंगल सी भी इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा, सेम तरीका होगा। एंगल सी भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा 90 डिग्री, कोई इशू नहीं है। तो दो एंगल 90 प्रूव हो गए। अब बात आती है, या तो मैं बी को प्रूव कर दूं या डी को। क्यों? किसी एक को प्रूव करूंगा हमारा काम हो जाएगा, उसी तरीके से डी भी प्रूव हो जाएगा। क्लियर? अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना है। अब देखो एंगल क्या है? ये किसी हवा में लटका हुआ ये एंगल है। ये क्या? एक हवा में लटका हुआ एंगल है। अब इसके लिए मैं क्या सोच सकता हूं कि कैसे इसको 90 प्रूफ करूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, अब यहां पे जो चीज हम बोल रहे थे, ये क्या? बीच में लटका हुआ एंगल है, हवा में लटका हुआ एंगल। इसके लिए तो कुछ रिलेशन डायरेक्टली दिमाग में नहीं आ रहा, तो मैं कैसे इसको प्रूफ करूं 90 डिग्री? तो देखो यहां पे अब कैसे सोचना है। तुरंत सोचोगे कि पैरेलल लाइनें बन रही हैं, ट्रांसवर्सल है, और ये कोई बीच का एंगल है, इसको मैं 90 बनाऊं तो आखिर बनाऊं कैसे? तो मैं थोड़ा सोचूंगा तो मुझे दिमाग में आना चाहिए, अच्छा अब किसी तरीके से फिर मुझे ये ट्रायंगल दिखने लगेगा। यहां ध्यान देना, जैसे ही मैं इस एंगल को देखूंगा ना तो मुझे एक ट्रायंगल दिखने लगेगा। फिर तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। क्या स्ट्राइक करना चाहिए? कि इस ट्रायंगल में अगर मैं किसी तरीके से इस एंगल और इस एंगल को मिलाकर, क्यों ऐसे हम सोचेंगे वो भी बताऊंगा मैं। अगर मैं इस ट्रायंगल में किसी तरीके से इस एंगल को और इस एंगल को मिलाकर 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट करता हूं। मैंने देखा ये एंगल हवा में लटक रहा है, इसके लिए क्या प्रॉपर्टी लगाऊं मैं इनमें से समझ में नहीं आ रहा, कोई डायरेक्टली लग नहीं रहा। तो तुरंत नजर जानी चाहिए, अच्छा एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो अगर इस ट्रायंगल में किसी तरीके से इस एंगल और इस एंगल को मिलाकर 90 प्रूफ कर दूं
तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। क्यों? 180 माइनस 90, 90 डिग्री। ट्रायंगल का सम 180 होता है इंटीरियर एंगल का। अब मैं ऐसे क्यों सोचूंगा? मैं ऐसे इसलिए सोचूंगा क्योंकि देखो अभी तक मैंने जो काम किया वो एंगल ए और एंगल सी पे किया। अभी तक जो मैंने काम किया वो एंगल ए और एंगल सी पे किया। तो मुझे यहां से क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आप ध्यान देना, ये एंगल बाइसेक्टर है, इतना क्लियर है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, और ये पूरा है 90 डिग्री। तो देखो यहां पे मैं सोचूंगा मैं इस एंगल और इस एंगल पे वर्क कर चुका हूं, तो किसी तरह अगर मैं इस एंगल और इस एंगल का हेल्प ले लूं तो मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। तो मैं हेल्प कैसे लूंगा? उसी हेल्प के लिए अब आएगा मेरे सामने को इंटीरियर एंगल। आ रही है बात समझ में? देखो जानते तो यही दोनों चीजें हैं, या तो इसको यूज करूं या इसको यूज करूं या दोनों को यूज करूं। अब सवाल है कि को इंटीरियर एंगल तो लगेगा यहां और यहां, तो हम यहां कैसे पहुंचेंगे? एग्जैक्टली को इंटीरियर एंगल यहां और यहां लगेगा, और यही मुझे लगाना है। क्यों यहां लगाना है? आप याद करो, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन की ये खासियत होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पुराने कंसेप्ट उठ के आते हैं। हमने क्लियरली कई बार ऐसे क्वेश्चंस किए हैं लाइंस एंड एंगल्स में, जहां मुझे इस एंगल को सिंपली 90 दिखाना था और क्वेश्चन ने बोल दिया था ट्रांसवर्सल के एंगल बाइसेक्टर्स जा रहे हैं। तो अगर वहां से भी रिकॉल करोगे तो तुम इसी पॉइंट पे पहुंचोगे। किस पॉइंट पे? कि ये देखो दोनों मिलके 180 हो रहे हैं। ध्यान देना, दोनों मिलके 180 हो रहे हैं और दोनों हो जा रहे हैं आधे। तो अगर दोनों मिलके 180 हो रहे हैं तो दोनों के आधे मिलके 90 नहीं हो जाएंगे क्या? और दोनों के आधे ही तो ये दोनों एंगल है, तो दोनों के आधे मिलके 90 हो गए, तो ये 90 आ गया। अब जो मैंने बोला उसको यहां आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए क्या बोला मैंने। देखो यहां पे अब इस फिगर को फिर से मैं अगर बनाऊं तो आप क्या देख रहे हो? ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये ट्रांसवर्सल है, यहां से एक एंगल कटा, यहां से एक एंगल कटा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या देख रहे हो? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो देखो दोनों मिलके 180, इसको मैं एंगल 1 दे दूं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको भी एंगल 2। अब दोनों मिलके 180, तो देखो यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 मिलके 180 हो गए। तो अगेन देखो ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2 180, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180। तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया? 90 डिग्री। देखो 1 और 2 मिलकर 90 हो गया। तो मैं ट्रायंगल के लॉ से क्या इसको 90 नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अगर ये 90 प्रूव हो गया तो वो भी इसी तरीके से 90 प्रूव हो जाएगा। अब बस जो जो हमने अभी कलेक्ट की इंफॉर्मेशन इसको एक साथ लिख देंगे। क्लियर? वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो लिखने का, बाकी तो मैं अभी लिखाऊंगा। अब देखो लिखाऊंगा मैं फास्ट, क्योंकि हर चीज मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। तो आपको लिखने वाले पोर्शन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो मैंने बोला बस वही वही मैं लिखने वाला हूं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन। अब देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में? पैरेलल लाइंस गिवन है। देखो यहां पे क्या करना, सबसे पहले डायग्राम बना देना जो मैंने बनाया है। डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखोगे? L इज पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल, इतना लिखोगे आप। ये लिखने के बाद आगे क्या लिखोगे? इसके बाद आपको लिखना है AB AD। देखो AB एंगल बाइसेक्टर ऑफ, उसके बाद ऐसे लिखते जाओगे AB एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल है ये? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्या नाम दे दोगे? या डायरेक्टली इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां पे लिख दो AB AD BC CD। देखना AB AD BC एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखना काफी है आपके लिए। मैंने सीधे बोल दिया कि सब मिलके एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ दिया क्वेश्चन ने? कुछ नहीं दिया। अब देखो प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो मुझे ABCD मिला है ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। ये चीज क्लियर है? हर कुछ आप फुल फॉर्म में लिखोगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब देखो थ्योरम्स ऑफ प्रॉपर्टीज यूज, जानते हो वो वाले स्टेप। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कुछ किया मैंने अलग से? कुछ भी नहीं किया, बस क्वेश्चन ने जो बोला वो कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रूफ पे। इसको पहले नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब देखो प्रूफ। अब देखो प्रूफ की बात करेंगे, यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम प्रूफ में? सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखो एट एल। अब देखो यहां पे आप चाहो तो फिगर में 1 2 करके बोल दो या ना बोलो। तो मान लो मैं इसको 1 2 लिख देता हूं, एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? एट एल एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू
180 डिग्री। रीजन क्या दोगे ब्रैकेट में? रीजन आप दोगे एट अ स्ट्रेट लाइन सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमने पढ़ा है। अब यहां से बस इसी को लिख लेंगे, 2 कॉमन लिया। अब देखो मैं स्टेप जंप कर रहा हूं, आपको पूरा स्टेप लिखना है, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं स्टेप थोड़ा जंप कर रहा हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां से क्या बता दोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह चीज क्लियर है? तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर क्या बना रहा है? देखो ये एंगल ए बना रहा है, तो यहां पे लिखोगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बोलोगे 1। ये बात समझ में आई? इसके बाद देखो क्या देखोगे, इसके बाद अब यहां देखो, अब लिखोगे अगेन, देखो इसको तुमने 1 1 बोला, इसको 3 3 बोल दो, एंगल 3 एंगल 3। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो अब उसके बाद क्या लिखोगे प्रूफ में? उसके बाद आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्या रीजन दोगे? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां से क्या आया? 2 कॉमन, फिर से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या लिखोगे? नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात होगी? एबीसी की। एबीसी क्या लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी? एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो कितना आ गया? देखो ये 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3, हमने अभी जस्ट 90 प्रूफ किया। तो यहां से क्या प्रूव हो गया? यहां से प्रूव हो गया कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज क्लियर है? सिंपली ऐसे लिख देना। और उसके बाद क्या लिखना? सिमिलरली, जो मैंने वर्ड बार बार बोला, सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू 90, एंगल डी इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। खत्म आपका प्रूफ। क्लियर? सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन है फिगर में भाई? तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लेना गिवन में। डायग्राम बनाने के बाद आगे क्या लिखोगे? अब जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, सवाल बनाने के लिए जो जरूरी चीजें क्वेश्चन ने दी है, उसे यहां पे लिख लेंगे गिवन में। तो क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो उसने कहा कि 2 पैरेलल लाइन है और वो ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसको लिख लो L इज पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल। ये लिख लिया आपने। उसके बाद और कुछ दिया, हाँ क्वेश्चन ने बोला बाइसेक्टर है। क्या क्या बाइसेक्टर है? तो देखो यहां पे आप डायरेक्टली चाहो तो लिख सकते हो AB, AD, BC एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर्स। नहीं तो आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो किसका कौन एंगल बाइसेक्टर है। तो देखो यहां पे अगर आपको मेंशन करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, इस एंगल का नाम देना पड़ेगा, इस लाइन को यहां पे भी नेम करना पड़ेगा। आपको अगर बताना है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको यहां पे भी इसको नेम करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आप इसको चाहो तो नेम कर लो, या तो डायरेक्टली बोल दो। जैसे मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा? AB, AD, CB एंड CD। देखो यहां पे क्या लिखूंगा? AB, AD, CB एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस। बिटवीन द पैरेलल लाइंस आपको हर चीज फुल फॉर्म में लिखनी है। क्लियर? अब देखो ये गिवन का काम यहां पे खत्म होता है। गिवन इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब कहां पे आ जाएंगे? टू प्रूफ पे। प्रूफ क्या करना है मुझे? तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो बनेगा क्वाड्रिलैटरल, ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। तो प्रूफ करो ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ये तो कहने वाली बात हो गई। मैथमेटिकली मतलब क्या प्रूफ करना है? तो हमने देखा था, क्या देखा था लास्ट क्लास में? मैथमेटिकली मुझे चारों एंगल को 90 डिग्री के बराबर दिखाना है, यानी चारों एंगल को राइट एंगल्स प्रूफ करना है। जिसको आप ब्रैकेट में लिख लो। क्या लिखोगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखोगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैथमेटिकली मेरे को प्रूफ करना है। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये तो प्रूफ का काम था। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड। तो इसको लिखो यहां पे थ्योरम्स यूज्ड। अगेन मैंने बार बार बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए हमेशा 3-4 लाइनें छोड़ दिया करो। क्यों छोड़ दिया करो? जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लो और ब्रैकेट में जो जो चीजें यूज हो रही हो उसको लाइन से 1 2 3 4 करके यहां पे लिख लेते हैं अपन। क्लियर? अब देखो थ्योरम्स यूज के बाद कंस्ट्रक्शन, कुछ अलग से कंस्ट्रक्ट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा।
डायरेक्टली जो फिगर दिया था वहीं से सारी चीजें प्रूव हो गई, तो वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम फाइनली किस पे आ जाएंगे, अपने प्रूफ पे आ जाएंगे। पहले से आप नोट कर लें। अब देखो प्रूफ, देखो यहां पे क्या लिखेंगे प्रूफ में। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे, देखो सबसे पहले इस एंगल को मैंने 90 दिखाया था, तो आप क्या लिखोगे, सिंस ए बी एंड ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बिटवीन द ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, अब देखो तुमने इस एंगल का नाम नहीं दिया, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इस एंगल का नाम देने के लिए मेरे को चलो एक बी तो मिल गया, इधर पता नहीं है, तो या तो तुम इसको इस लाइन पे इस तरफ नेम नॉमेनक्लेचर करो, इस तरफ लाइन का नाम रखो, कुछ भी पी क्यू आर एस जो तुम्हारी मर्जी वो लिखो, या फिर इंग्लिश का यूज करो प्रॉपरली एक स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, वो मैं नाम नहीं देना चाहता, मैं डायरेक्टली एक स्टेटमेंट यूज करूंगा। क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा सिंस ए बी एंड ए डी आर angle bisectors of the interior angles, since AB and AD are angle bisectors of the interior angles at point A। देखो यहां पे since AB and AD are angle bisectors of interior angles at point A, therefore क्या लिखोगे, तो therefore आप लिख दो यहां पे एंगल। देखो सबसे पहले तो क्या आ रहा है, इस पॉइंट का यूज आ रहा है, तो लिख लो एंगल BAC लेट। ठीक है, उसके बाद तो यहां ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे therefore according to figure let एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, एंगल BAC को मैंने क्या माना, एंगल 1, एंड एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल 2, एंड एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, फिगर में मैंने इसको बना के दिखा दिया और यहां पे वो मैंने लिख के दिखा दिया कि ऐसा मैंने लिख भी दिया। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पे ये आपने लिख लिया, और उसके बाद क्या बोलोगे, उसके बाद आप बोलोगे एंड एंगल, कौन सा एंगल बोलोगे, देखो यहां पे इस ट्रांसवर्सल पे ये एंगल है, यहां तो कोई नाम तुम्हें मालूम है नहीं, तो यहां पे जब आपने एंगल BAC लिखा, क्या लिखा, एंगल BAC, तो इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ही, एक बार तो यहां पे मेंशन कर ही दो, इसको मान लो मैं P बोल देता हूं, इसको मैं Q बोल देता हूं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, एंगल BAP। ठीक है, ऑल्सो लेट एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल 1, एंड एंगल कौन सा है, देखो ये एंगल LAD इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल LAD इज इक्वल टू एंगल 2, वेयर यहां पे एक चीज मेंशन कर देना, क्या, कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAP, एंड एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल LAD। क्लियर हो गई बात, ये लिख लिया आपने। अब देखो इसको हम आगे बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो इसको आप क्या मान लोगे, इसको 1 और इसको 2 मान लोगे। इतना लिख लिया। अब आ जाओ अपने मेन क्राइटेरिया से, जहां से हमारा प्रूफ बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऑन द लाइन L एट पॉइंट A। क्या लिख रहा हूं मैं, ऑन द लाइन L एट पॉइंट A। क्या हो रहा है यहां पे लिखोगे आप एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या था, रीजन हमने पढ़ा था, सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। सिंस सम ऑफ all the angles at a point on a line are supplementary। इसको लिख लेना आप। क्लियर हो गई बात, ये ब्रैकेट क्लोज।
अब यहां से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके बाद पहले इसको इतना नोट कर लो, क्लियर। अब देखो आगे, अब देखो आगे फिर मैं क्या लिखूंगा यहां से, तो यहां से मैं लिखूंगा अब यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, तो यहां क्या आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो फिर यहां से क्या प्रूव हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये जरूरी था मुझे प्रूव करना क्योंकि मुझे बीच वाले एंगल को 90 दिखाना था। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90, तो यहां से मैं बोल सकता हूं, यहां से क्या बोल सकता हूं, 1 प्लस 2 क्या बन रहा है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात, इसको बोल देना 1, क्या बोल दो इसको, देखो 1 हो गया 2 हो गया, इसको क्या बोल दोगे 3। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब देखो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं, अब देखो ये यूज किया ना तुमने, उसके बाद फिर तुरंत सिमिलरली से इसके बारे में बता दो, किसके बारे में, सी के बारे में। तो क्या बोलोगे, इसके बाद आप क्या बोल दोगे, नीचे लिख दोगे सिमिलरली, सिमिलरली एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज क्लियर हो गई, इसको बोल दो 4। अब देखो दोबारा वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम सिमिलरली यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने 90 दिखा दिया, काम क्या बचा, इन दोनों को 90 दिखाना, उसको भी अभी हम दिखा देंगे, इतना पहले नोट कर लो। क्लियर हो गई बात। अब देखो इसको शायद मैंने एंगल 3 माना था, इसको एंगल 1 माना था, इसको एंगल 2 माना था, और इसको एंगल मान लो 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो। अब देखो आगे, अब हम आ जाते हैं कोइंटीरियर एंगल का, अब हम यूज करने वाले हैं किसका, कोइंटीरियर एंगल का। तो अब हम यहां से क्या लिखेंगे, अब हम यहां से लिखेंगे, ध्यान देना, एंगल पी ए सी लिखोगे। अब देखो कोइंटीरियर बोलने से पहले बोलना होगा पैरेलल लाइन है, तो बोलो सिंस L इज पैरेलल टू M, सिंस L इज पैरेलल टू M एंड ट्रांसवर्सल T इज ट्रांसवर्सल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि एंगल PAC, एंगल पैक प्लस एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है, देखो ये वाला एंगल, एंगल QCA, क्या कौन सा एंगल, QCA, एंगल QCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये चीज सभी को क्लियर है। अब देखो आगे, तो ये पूरे एंगल मिलके कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। अब यहां पे देखो ये जो एंगल पैक है PAC, वो एंगल 1 से मिलके बना है 2 बार, तो इसके बदले क्या डाल दोगे, एंगल 1, तो इसके बदले आप क्या लिख दोगे, एंगल 1 2 बार, प्लस एंगल QCA, देखो QCA ये भी 2 बार एंगल 3 से मिलके बना है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इसके बदले पुट करो, इज इक्वल टू 180। अब देखो ये चीज जो तुमने लिखी, इसको तुमने पहले प्रूफ कर लिया था, हम जो अभी सोल्यूशन कर रहे थे वहां पे मैंने आपको क्या, ये चीज जहां पे प्रूफ करी थी वहां पे उसको 1 दिया था या फिर 2, जो भी नॉमेनक्लेचर दिया था उसको यहां पे लिख देना, फ्रॉम 2, ये लिख दिया आपने। अब देखो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो गया, ट्वाइस एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस एंगल 3, किसके इक्वल, 180 डिग्री के। यहां से 2 ले लो कॉमन, कितना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है ये, अब देखो यहां से 2 फिर से कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, यहां से एंगल 2 लो, तो क्या लिखोगे यहां से, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। इसको नोट करो। अब देखो आ जाओ आगे, अब यहां से फिर से लिख लो, क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जैसे ही मैंने 1 और 3 को मिलके क्या बना दिया, 90 बना दिया, जैसे ही मैंने 1 और 3 को मिलके 90 बना दिया, अब मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल ABC, किस ट्रायंगल में, ABC में, लिख लो यहां पे, इसको क्या बोल दो, ये मान लो आ रहा होगा 4 या 5, इसको मान लो 4 बोल दो, 4 आ रहा होगा शायद, ये 4 लिख लिया। इसके बाद क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा,
सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज क्लियर है क्या? आपको हर चीज फुल फॉर्म में लिखनी है। अब यहां से देखो क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी प्लस 1 और 3 मिलकर क्या बन रहे थे, 90 बन रहे थे। 90 लिख लिया आपने, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, अभी जस्ट तुमने प्रूफ किया था उसको यहां पे लिख दो। क्या लिखोगे, फ्रॉम 3। ठीक है ये, तो यहां से क्या बोलोगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसको क्या बोल दो, इसको बोल दो आप 5। क्लियर हो गई बात, इसको नोट कर लो। अब देखो ये लिखने के बाद फिर से सिमिलरली हम यूज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे अब यहां पे मैं डायरेक्टली बोल दूंगा सिमिलरली एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से लिख सकता हूं सिंस ऑल द इंटीरियर angles of this quadrilateral ABCD are right angles, hence it must be a rectangle, यही आपका हो गया लिखने का वे, और ये खत्म यहां पे। क्लियर, यही आपका सोल्यूशन था, लिखने का तरीका था। प्रॉपरली हर चीज मैंने लिख के दिखा दिया आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हर क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझा भी रहा हूं, लिखा भी बता रहा हूं। वैसे लिखना अब आपको खुद आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। बस जो हम समझते जाते हैं ना, उसी को हमें एग्जामिनर को समझाना होता है। मैंने बार बार क्या बोला है, एग्जामिनर को समझो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं आता है, तो हम अपने आंसर को ऐसा लिखेंगे कि वो हर लाइन पढ़ के हर चीज समझ जाए। क्लियर, K, L, M and N are points on the sides AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD such that AK is equal to BL is equal to CM is equal to DN. Prove that KLMN is a square. अब क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगेन फिगर नहीं है, फिगर तुम्हें बनाना है, तो पहले समझना। पहले क्वेश्चन के हिसाब से अपन फिगर ड्रॉ करेंगे। अब उस फिगर को भूल जाओ। अभी यहां देखो, आपके सामने एक स्क्वायर गिवन है एबीसीडी। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एबीसीडी एक स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली अगर स्क्वायर है तो क्या क्या होगा, हर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा। और क्या होगा बताओ, और क्या होगा, और ये जितने भी साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो ही इसको ये स्क्वायर बना देगा। हम जानते हैं ये स्क्वायर की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज स्क्वायर है तो कब बताओगे, तो अगर आप बोल दो कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी चीज आप बोल दो कि एवरी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। रेक्टेंगल से स्क्वायर में फर्क किस चीज का आ जाता है, बस इसी चीज का आ जाता है कि एक तो स्क्वायर में डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो। एक और थर्ड पॉइंट से भी मैं कह सकता हूं स्क्वायर है कि if diagonals intersect each other at 90 डिग्री। क्लियर है ये, at 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम बेसिकली तीन चीजें जानते हैं जिससे मैं साबित कर दूंगा कि कोई चीज स्क्वायर है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड इक्वल, अब ध्यान देना सारे साइड इक्वल तो रोम्बस के भी होते हैं, तो ये दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर स्क्वायर साबित करना है तुम्हें, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अकेला ये और अकेला ये भी नहीं साबित कर पाएगा वो स्क्वायर है, क्योंकि 90 डिग्री तो रेक्टेंगल में भी होता है। तो क्या रेक्टेंगल स्क्वायर है, नहीं। हाँ, स्क्वायर जरूर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। बात क्लियर है ये। तो देखो दोनों मुझे एक साथ साबित करना होगा, तभी मैं बोल पाऊंगा कि वो स्क्वायर है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। या फिर मैं ये साबित कर दूं कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या तो मैं इसको साबित कर दूं किसके साथ। अब देखो डायगोनल तो 90 डिग्री पे रोम्बस के भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर से अलग कब होगा, जब हर इंटीरियर एंगल 90 होगा। यानी किन्हीं दो प्रॉपर्टीज को आपको एक साथ क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा।
और उसमें भी सेलेक्टेड, हर कुछ नहीं, या तो इन दोनों को या इन दोनों को। अगर देखो इन दोनों को प्रूव करोगे तो भी नहीं प्रूव हो पाएगा कि जरूरी नहीं है स्क्वायर हो। क्यों नहीं हो? रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स और हर साइड इक्वल भी होता है, तो क्या स्क्वायर हो जाता है? नहीं हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली, बहुत छोटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हर किसी चीज से सब कुछ प्रूव नहीं हो जाता। तो जब भी आप किसी चीज को प्रूव करने जाओ तो एक बार अपने आप से पूछो कि क्या ये साबित करने से बस स्क्वायर ही साबित होगा, क्या और कुछ भी साबित हो सकता है, और कुछ तो प्रूव नहीं हो जाएगा? तो ये अगर आप अपने आप से पूछोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ, अगर मैं ये इतना कर दूं तो मेरा काम जरूर हो जाएगा। यानी कि या तो आप ये बता दो, इन दोनों को एक साथ प्रूव कर दो कि सारे साइड भी इक्वल है और सारे इंटीरियर एंगल भी 90 है, तो भी स्क्वायर हो जाएगा। या आप प्रूव कर दो, क्या प्रूव कर दो कि सारे इंटीरियर एंगल 90 हैं और उसके अलावा डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पे डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? बात आ गई समझ में? अब देखो, अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा एबीसीडी एक स्क्वायर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने स्क्वायर बताने के बाद क्या कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने कहा कि ए बी पे मैं कोई पॉइंट के ले रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। मैं क्यों ऐसा ले रहा हूं ये भी समझाऊंगा। आप बहुत बार बुक में देखोगे सोल्यूशन तो एकदम मिडिल में ऐसा लगता है कि बीच में ही पॉइंट ले लिया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ने कहीं बोला क्या कि पॉइंट बीच में ही लेना है? नहीं बोला। क्वेश्चन ने क्या बोला मैं बता रहा हूं, पहले ध्यान से देखो फिगर को। ए बी एक साइड है जहां पे उसने बोला कोई पॉइंट के ले लिया, ठीक है। उसके बाद बीसी एक साइड है, उस पे उसने क्या किया? एल ले लिया। उसके बाद CD पे M ले लिया और उसके बाद DA पे क्या ले लिया? N ले लिया। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन ने बोला कि साइड मैंने ऐसे सेलेक्ट किए, साइड मैंने ऐसे सेलेक्ट किए कि ये जो AK है ये BL के बराबर हो गया, ये CM के बराबर हो गया और ये DN के बराबर हो गया। यानी उसने इन साइड्स पे पॉइंट ऐसे चुने कि ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड इसकी इक्वल। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इन सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ऑर्डर में, कैसे ज्वाइन करूं? ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि K को M से कर दिया, B को N से कर दिया, अपने हिसाब से नहीं, ऑर्डर में। क्यों? KLMN बोला उसने, तो KLMN मतलब तुम्हें ऑर्डर फॉलो करना है। क्लियर है? ये मैंने बार बार समझाया है कि लिखने का मैथमेटिक्स में वो पागल नहीं था कि उसने ऐसे ही लिख दिया। इसका मतलब है कि तुम्हें उसी तरीके से फिगर को बनाना है। ज्वाइन कैसे करना है हमें? K को पहले, फिर L को, फिर M को, फिर N को। तो देखो ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले K से मैंने L ज्वाइन किया, L से मैंने M ज्वाइन किया, M से मैंने N को ज्वाइन किया और फाइनली N से वापस से K को ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये जो फिगर तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो फिगर तुम्हें दिख रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली एक स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। किसके जैसा? स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। और यही तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डायग्राम की इनएक्यूरेसी के कारण, लेकिन अल्टीमेटली ये स्क्वायर जैसा ही बनेगा। तो इसी फिगर को तुमको क्या प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर होगा। बात आ रही है मेरी समझ में? तो हमने क्या पढ़ा स्क्वायर साबित करने का तरीका? अगेन देखो यहां ध्यान देना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ने नहीं बोला कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन ने डायरेक्टली बोला कि साबित करो एक स्क्वायर है। तो पैरेललोग्राम नहीं बोला है, डायरेक्टली स्क्वायर प्रूफ करने कह रहा है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है जो मैंने अभी जस्ट समझाया कि एक साथ दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहले क्राइटेरिया कि सारे साइड को इक्वल बताना पड़ेगा, और क्या, सारे इंटीरियर एंगल को 90 बताना पड़ेगा। या फिर दूसरे क्राइटेरिया में आप क्या सेलेक्ट कर लो, हर इंटीरियर एंगल को 90 बता दो और डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और साथ में इक्वल भी हैं। यहां पे ये भी लिख लेना, साथ में इक्वल भी है। तो या तो आप दोनों चीज, एक इन दोनों को एक साथ साबित करो या इन दोनों को। तो देखो अब यहां पे थोड़ा सा सोचेंगे अपन। अब जो मैंने बोला वो पहले देख लो। तो जनरली आप बुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व देखोगे तो आपको K थोड़ा बीच में मिलेगा, L थोड़ा बीच में मिलेगा, M थोड़ा बीच में, N थोड़ा बीच में। तो हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि डायरेक्टली वो ये तो नहीं कह रहा कि इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहीं नहीं कहा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ने कहीं बोला क्या कि K B का मिड पॉइंट है? उसने सिंपली बोला कि AB पे मैंने K लिया, BC पे मैंने L लिया, CD पे मैंने M लिया और DA पे मैंने N लिया। उसने कहीं ये नहीं बोला कि वो बीच में लिया। तो आप कहीं पे भी ले लो, मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं पे भी ले लो। बस ध्यान क्या रखना है कि जितनी बड़ी ये डिस्टेंस होगी उतनी बड़ी ही ये होगी, उतनी बड़ी ही ये होगी और उतनी बड़ी ही ये होगी। तो इसी वजह से जब मैंने ओरिजिनल फिगर भी बनाया तो मैंने कोशिश की कि इसको मैं इक्वल ना दिखाऊं, ताकि आपको कभी दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रहे कि गलती से भी तुम इसको मिड पॉइंट लेके बना देना।
बात आ रही है मेरी समझ में? कोई जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट हो, ये कहीं पे भी हो, बस ध्यान क्या रखना है, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो। ऐसा क्वेश्चन ने मुझे कह दिया, अब वो बोल रहा है कि साबित करो ये एक्स स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई मेरी? अब देखो आगे, तो यानी साबित करने के लिए या तो मैं इन दोनों को साबित कर दूं या इन दोनों को साबित कर दूं। अब सवाल ये आता है कि किसको साबित करना फिगर के हिसाब से ज्यादा आसान है। क्या मैंने बोला? इन दोनों के पेयर को या इन दोनों के पेयर को साबित करना ज्यादा आसान है। तो यहां पे देखो, अगर आप डायगोनल पे जाओगे तो पहले तो डायगोनल को इक्वल भी दिखाओगे, डायगोनल को 90 डिग्री पे भी दिखाओगे, उसके लिए डायगोनल बनाना भी पड़ेगा। अब देखो क्या हो जाएगा डायगोनल बनाने पे, एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम क्यों किसी चीज को करते हैं नहीं करते हैं, वो उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है मैथ्स में। सॉल्यूशन ठीक है ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे करके बन गया, क्यों बन गया भाई, मैंने क्यों ऐसा सोचा, वो रीजन जो है ना क्यों, वो जानना बहुत जरूरी है मैथ्स में। इसलिए हर जगह मैं इस चीज पे फोकस करता हूं, हर क्वेश्चन पे। अब देखो अगर तुम डायगोनल्स बना दोगे तो देखो क्या इशू हो रहा है तुम्हारे सामने, फिगर कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्या देख रहे हो? डायगोनल साबित करने के लिए फिगर कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि मैं, देखो मैंने क्या बोला है कि हर बार गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से ही कोई चीज प्रूव होती है, गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से। तो इंफॉर्मेशन गिवन बस इतनी है कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये ओरिजिनली एक स्क्वायर है तो सारे साइड बराबर है, यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी। अब इतना करने के बाद जब तुम डायगोनल्स बना लोगे तो देखो क्या देख रहे हो, फिगर कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। यहाँ भी एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ अजीब सा क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा यूज क्या करे और कैसे करे। यानी इसको 90 साबित करना पहली चीज, और दूसरी चीज कि इसको इसके बराबर दिखा देना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो हम कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करेंगे, यानी ये तो हम करेंगे नहीं। अब मेरे पास क्या बचा तरीका, ये करना, और ये बेसिकली ज्यादा इजी भी है। क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने देखा होगा जहां जहां मुझे स्क्वायर प्रूफ करना था या स्क्वायर से कुछ यूज करना था, स्क्वायर से कुछ यूज करना था या कहीं स्क्वायर प्रूफ करना था, वहां मैंने बेसिकली इन्हीं दो पॉइंट्स पे फोकस किया, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को प्रूफ करना तो सिंपल है ही, और साथ साथ इन दोनों का यूज करना भी बहुत सिंपल है। इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर? तो मतलब अभी तक क्वेश्चन हमने फिगर बनाया, फिगर की एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन समझी कि ये पॉइंट की क्या खासियत है, उसके बाद हमने क्या समझा, उसके बाद हमने समझा कि आखिर स्क्वायर साबित करने के लिए किस कंडीशन को लेकर चला जाए। और क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि ये पैरेललोग्राम है, डायरेक्टली स्क्वायर बताना है, तो एक साथ दो चीजें लेके चलनी पड़ेगी। इतनी सारी चीजें हमने सीखी। अब हम यहां तक पहुंच गए कि मुझे सारे साइड को इक्वल दिखाना है, सारे इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखाना है। यहां पे कहानी खत्म। अब आगे की कहानी देखो। अब इसको मैं करता हूं रब। अब देखो, यानी बेसिकली हमारी गाड़ी इस बात पे आके रुक गई है कि मुझे एक तो सारे साइड को इक्वल दिखाना है और सारे इंटीरियर एंगल को 90 दिखाना है। अब आ जाओ मेरे ओरिजिनल फिगर पे। तो सवाल ने ये जो इक्वल दे दिया उसको मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया। ये पूरा एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इतना तो पक्का है क्या होगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए भी इक्वल होगा, और ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। देखो मैं बना देता हूं, स्क्वायर है, ये क्वेश्चन नहीं बोल दिया है, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। इतना क्लियर है सभी को? अब देखो आगे। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे साबित करना है कि सारे साइड्स इक्वल होंगे। अब ध्यान दो, अब वापस फिगर पे आ जाओ, अब यहां पे आराम से सुनते जाना। तो मुझे साबित करना है कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड आपस में बराबर होगा। तो तुरंत हिट करना चाहिए दिमाग में, क्या हिट करना चाहिए कि अच्छा इसको 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 बराबर करना है, तो अगर मैं दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर मैं दो ट्रायंगल्स को क्या कर दूं, कंग्रुएंट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मान लो मैं इन दोनों को कंग्रुएंट कर दूं तो मैं सीपीसीटी से दिखा सकता हूं ये साइड इसकी इक्वल होगा। क्यों? इक्वल एंगल के सामने वाले साइड इक्वल होंगे। 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 के सामने क्या है, ये वाली साइड, 90 के सामने ये वाली साइड, तो मैं ऑटोमेटिकली सीपीसीटी से प्रूफ कर दूंगा ये इसकी इक्वल होगा। उसी तरीके से ये इसकी इक्वल होगा, और फिर मैं क्या कर दूं, इन दोनों को कंग्रुएंट कर दूंगा। ध्यान देना कंग्रुएंट कैसे कैसे कर रहा हूं मैं, इन दोनों को कंग्रुएंट करूंगा तो ये इसकी इक्वल प्रूव होगा। तो फिर मैं सिमिलरली करके बोल दूंगा ये दोनों कंग्रुएंट, तो ये इसकी इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो देखो अभी ये इसकी इक्वल प्रूव हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको इसकी इक्वल प्रूव हो गया है, तो इसको भी तो इसकी इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर दूं, इन दोनों को भी कंग्रुएंट दिखा दूं। क्लियर हो गई बात? यानी बेसिकली एक बार इन दोनों को कंग्रुएंट दिखाना है, एक बार इन दोनों को कंग्रुएंट दिखाना है, तो ये इसकी इक्वल भी हो जाएगा, ये इसकी इक्वल भी हो जाएगा, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली करके हम बोल देंगे ये चारों इक्वल।
बात समझ में आ गई? यानी अब किस्सा के रुक गया कंग्रुएंट प्रूफ करने पे दो ट्रायंगल को। तो देखो कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या क्या डाटा है। अगर मान लो मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, अब यहां पे ध्यान देना, मुझे दिख रहा है कि ये साइड इसके इक्वल है। क्लियर? कौन सी साइड? ये जो AK है ये DN के इक्वल है, ये मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्वेश्चन ने दे दिया है ये मुझे। देखो यहां पे क्वेश्चन ने ये मुझे मेंशन कर दिया क्या है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्लियर हो गई बात? अब देखो तो मुझे एक S मिल गया प्रूफ करने के लिए, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या दिख रहा है मुझे, आगे मुझे दिख रहा है कि एक S मिला और यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री बन रहा है। तो RHS प्रॉपर्टी लगाने के लिए हाइपोटेनियस का इक्वल होना जरूरी है। हाइपोटेनियस तो मुझे इक्वल करना ही है साबित, तो वो तो मैं यूज कर नहीं सकता, तो RHS तो कभी भी यूज नहीं होगा। मैंने आपको क्योंकि बोला था राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी दिखे तो सबसे पहले RHS का ट्राई करो, अगर RHS ना हो तब जाके किसी और पे सोचो। तो RHS तो होगा नहीं। अब किसी और पे हमने देखा एक S मिल गया मुझे, आगे देखो ठीक है RHS नहीं लगा, ये भी 90 ये भी 90, एंगल तो इक्वल मिल गया ना, एक एंगल भी मिल गया। अब या तो ये साइड एंगल साइड से कंग्रुएंट हो जाएगा देख लो, या फिर मान लो एक और एंगल मिल जाएगा तो या तो AS से लग जाएगा या डबल AS लग जाएगा। अब देखते हैं क्या लग रहा है तीनों में से। तो अब यहां पे ध्यान दो, साइड मिल गया एंगल मिल गया, इस साइड को तो मैं यूज कर नहीं सकता, प्रूव ही करना है। इस साइड का भी मुझे आइडिया नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूं इस साइड का मुझे आइडिया नहीं है। थोड़ा एंगल पे सोचते हैं, एंगल में तो और कॉम्प्लिकेशंस, ना इस एंगल के बारे में कुछ पता ना इस एंगल के बारे में कुछ पता, सिर्फ इस एंगल के बारे में कुछ पता है। यानी एक साथ दो एंगल तो यूज हो नहीं पा रहे, ये दोनों तो यूज हो ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी। ये यूज होगा, क्यों होगा अब समझना। अब यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे हम समझेंगे कि एक और साइड पे जाना है। एक साइड और एक एंगल तो मुझे दिख रहा है, एक और साइड पे जाना है, ये कैसे समझेंगे। देखो यहां पे अब आपके सामने मान लो मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, ठीक है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। अब देखो यहां पे ये साइड क्या इसकी इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तुमको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, देखो यहां पे क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये एक स्क्वायर है तो सारे साइड आपस में इक्वल होंगे। उसमें भी क्वेश्चन ने बोला कि इक्वल साइड का, इक्वल साइड यानी AB और AD दो इक्वल साइड है, इक्वल साइड का एक हिस्सा भी इक्वल हो रहा है। समझ लो मेरी बात को, इक्वल साइड का एक हिस्सा भी इक्वल हो रहा है। मान लो दोनों साइड को मैं 5 सेंटीमीटर बोल दूं तो 5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा हिस्सा भी इक्वल हो रहा है। मान लो ये हिस्सा 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर को घटा दूं तो क्या दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर नहीं आएगा? ये करने का रीजन क्या था, आखिर ये मैंने क्यों किया? इसका रीजन ये है कि अगर ये पूरी साइड इस पूरी साइड की इक्वल है और ये पार्ट इस पार्ट की इक्वल है तो क्या बचा हुआ पार्ट बचे हुए पार्ट की इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो मैथमेटिकली मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं क्यों। देखो अभी मुझे कंग्रुएंट किसको करना है, फिलहाल इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है। किसे? इस ट्रायंगल को, और मान लो किस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना और इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है। तो मान लो मैं क्या बोलूं, AD CD की इक्वल है, जरूर है, यहां पे लिख लो। AD किसकी इक्वल है? CD की इक्वल है, बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों में मैंने आपको क्या बताया है कि एक इक्वेशन में कुछ भी दोनों तरफ घटाओ या जोड़ो, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं दोनों तरफ क्या घटा दूं, एक एक घटा दूं, ध्यान देना, दोनों तरफ मैं क्या करूं, एक एक घटा दूं, तो देखो AD माइनस AK इज इक्वल टू CD माइनस AK, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब एक और चीज देखो, AD माइनस AK क्या है, देखो यहां पे AD माइनस AK, AD माइनस CD, मैं इस साइड और इस साइड को ले रहा हूं ना, तो देखो मैं क्या घटाऊंगा, मैं घटा देता हूं इस साइड से DN घटा देता हूं और इस साइड से MC घटा देता हूं। तो इन दोनों को मैं कंग्रुएंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं DN और MC लेता हूं, तो मैं AK को हटा देता हूं, मैं क्या यहां पे यूज कर लेता हूं, मैं यहां पे DN यूज कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने काम की चीज चाहिए, तो काम की चीज लाने के लिए अपने काम की चीज को यूज करूंगा ना। तो देखो इस साइड AD में से मैंने किसको, DN को घटा दिया, तो क्या बचा मेरे पास, यही बचा AN, लिख लो इसको। यहां से क्या बचा मेरे पास, AN बचा, AN लिख लिया मैंने। अब इधर देखो CD माइनस DN, CD यहां है DN यहां है, लेकिन DN किसके इक्वल है, CM के इक्वल है, तो क्या मैं DN के बदले CM नहीं डाल सकता? फायदा क्या हुआ ये करने से, फायदा ये करने से ये हुआ कि अब मैं जब इसमें से इसको घटा दूंगा तो मुझे ये DM मिल जाएगा।
तो यहां से क्या मिल गया मुझे, डीएम मिल गया। यानी मैंने क्या प्रूफ कर दिया, एन और डीएम को बराबर प्रूफ कर दिया, यानी इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। यानी जो मैं आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था, नॉर्मली ये समझ में नहीं आ रहा, मैथमेटिकली समझो। 5 सेंटीमीटर की साइड है, 5 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूं। देखो मैं मान लो ये 5 सेंटीमीटर की साइड है और ये भी 5 सेंटीमीटर की साइड है, इन दोनों को ले रहे हैं ना, तो इसको ले लेते हैं। ये भी पूरा 5 सेंटीमीटर, ये भी पूरा 5 सेंटीमीटर, क्लियर, दोनों साइड पूरे पूरे 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। मान लो 1 सेंटीमीटर थे, ठीक है, मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर था, तो ये पूरा 5 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं उसमें से इस साइड की लेंथ बताओ तो क्या बता देते, 5 में सर 1 घटा दीजिए, 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई इस साइड की लेंथ, 4 सेंटीमीटर। थोड़ा ऊपर चेक करो, पूरा 5 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर, बची कितनी, इस साइड की लेंथ कितनी आ गई, फिर से 4 आ गई। यानी ये इसके बराबर प्रूव हो गया। यही इसी की तो मुझे कमी थी, एक एस नहीं मुझे मिल पा रहा था। जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक एस नहीं मिल पा रहा था, वो एस अब मुझे मिल चुका है, इजीली मिल चुका हो। तो क्या मैं अब नहीं कह सकता ये साइड इसकी इक्वल होगी? बात आ गई मेरी समझ में? जब ये पूरी साइड पूरे साइड की इक्वल है और इसका एक हिस्सा इसके एक हिस्से की इक्वल है, तो बचा हुआ हिस्सा भी तो बचे हुए हिस्से की इक्वल होगा। कॉमन सेंस से देख लो, सॉल्व करके देख लो, मैथमेटिक्स से देख लो, कैसे भी देख लो, इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। अब देखो, तो अब मैं क्या नहीं बोल सकता, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल हो गए कंग्रुएंट। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो मैं क्या बोलूंगा, अब मैं आपको बोलूंगा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। किससे? सीपीसीटी की मदद से। क्यों होगी इक्वल? इसलिए इक्वल होगी क्योंकि देखो सेम एंगल है, एंगल की वैल्यू सेम है, तो इक्वल एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। क्लियर होगी बात? देखो उसी तरीके से सिमिलरली करके तुमने बोल दिया ये दोनों कंग्रुएंट, तो सीपीसीटी से ये इसके इक्वल। तो अभी तक तुमने इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। अब देखो बाकी क्या है, इन दोनों को भी कंग्रुएंट प्रूफ कर दो। बिल्कुल कर सकते हो, कैसे नहीं। देखो अगेन इसके पास भी ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल दोनों में 90 है, एस है, ए है मेरे पास, और एक और एस भी मिल जाएगा। क्यों? ये बचा हुआ साइड इसके भी तो इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से तुम देख लो, ये साइड इसके इक्वल, जिसका ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, तो बचा हुआ पार्ट भी बचे हुए पार्ट के इक्वल होगा। तो ये दोनों भी कंग्रुएंट। फिर से मैं सीपीसीटी से कह दूंगा इसके सामने वाली ये साइड, इसके सामने वाली ये साइड, दोनों इक्वल। चारों साइड इक्वल आ गए क्या? बिल्कुल आ गए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ खत्म हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रूफ इंटरेस्टिंग। अभी बस एक चीज प्रूव हुई। क्या प्रूव हुई? कि सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज कैसे प्रूव होगी? हर एंगल 90। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब देखना यहां पे। सबसे पहले तो जब मेरे को इतना प्रूव हो गया सीपीसीटी से, तो मैं देखो सीपीसीटी से और कह सकता हूं कुछ। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये दोनों ट्रायंगल भी कंग्रुएंट होंगे, कुल मिला के ये चारों ट्रायंगल ही कंग्रुएंट हो जाएंगे। तुम देखो कॉमन सेंस है, ये इसके कंग्रुएंट, ये इसके कंग्रुएंट, ये इसके कंग्रुएंट, चारों ही आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो अब सीपीसीटी से मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान देना। इसके सामने वाला ये एंगल, फिर इसके बाद मान लो इस ट्रायंगल में मैं आ जाऊं तो ये वाली साइड है, हाँ ठीक है, इसके सामने वाला ये एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? मैंने बोला है आपको सीपीसीटी कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करोगे तो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल ही इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड की इक्वल है, तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल। मान लो इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूं, चलो इसको मैंने एंगल 1 बोल दिया। आगे देखो उसी तरीके से इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इस ट्रायंगल में इस साइड के सामने वाला ये एंगल, क्या ये एंगल भी इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में इसके सामने वाला ये साइड और इस साइड की इक्वल है इस साइड, और इसके सामने वाला ये एंगल, तो ये एंगल आपस में इक्वल। इसको मैं एंगल 2 नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। अब देखो ये बोलने से फायदा क्या हुआ? फायदा अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये 90, मैंने क्या पढ़ा था, एक्यूट एंगल का भी सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं अब इस चीज को लिखूं तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई शक, कोई इश्यू किसी को? डायरेक्टली मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 90। अब एक और चीज देखो, इस स्ट्रेट लाइन में पूरे एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, जिसमें कि एंगल 1 और एंगल 2 मिलके कितने बना रहा है? 90।
ये दोनों मिलके 90, तो ये बचा हुआ एंगल को कितना होना पड़ेगा, इसको भी तो 90 होना पड़ेगा, तभी तो ये कुल मिला के 180 होगा। प्रूव हो गया। अब अगर ये 90 है तो सिमिलरली करके मैं बोल सकता हूं ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों 90, हमारा स्क्वायर प्रूफ्ड। समझ गए? हर चीज को मैंने बताया, क्यों किया, कैसे सोचेंगे, उसी को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया? अब इसी चीज को क्या करते हैं अपन, लिख लेते हैं। तो देखो यहां पे अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है मुझे, गिवन है एबीसीडी इज अ स्क्वायर, लिख लो यहां पे एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या बना देना, डायग्राम बना देना जो बना हुआ है। डायग्राम बनाने के बाद क्या करोगे, डायग्राम बनाने के बाद ये वाला स्टेटमेंट लिख लो। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या गिवन थी, ये वाली, इसको लिख लेना, ए के इज इक्वल टू बी एल इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू डी एन, ये लिख लिया। इसके बाद और कुछ लिखने वाला था और कुछ भी नहीं है। अब ये लिखने के बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है के एल एम एन इज अ स्क्वायर, ये लिख लिया आपने। इसके बाद देखो ब्रैकेट में, ये तो बोलने वाली बात हो गई, ब्रैकेट में इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा, हर इंटीरियर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे, एवरी इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सेकेंड चीज क्या होगी, सेकेंड चीज आपको क्या लिखनी होगी यहां पे, सेकेंड चीज आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी कि हर इंटीरियर एंगल 90 तो होगा ही, और साथ में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये चीज क्लियर है क्या सभी को, ये हम लिख लेंगे। बात आ गई समझ में, क्लियर? तो ये हमने लिख लिया, हर एंगल 90 और सारे साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इसी को अब मुझे क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड, थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड, ये हम लिखते हैं, ये स्टेप लिख लेंगे। इसको मैंने क्या कहा, हमेशा स्पेस छोड़ दिया करो, लास्ट में सॉल्व करने के बाद जो जो यूज किया यहां पे लिख लेना। क्लियर हो गई बात? और आगे हम क्या लिखेंगे, देखो इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन किया मैंने, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, जो क्वेश्चन ने बोला बस उसी को अप्लाई कर दिया। और उसके बाद फाइनली आता है प्रूफ। अब देखो टाइम कम है, इसमें फिर से हड़बड़ी हो जाएगी, तो बेटर रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा सोल्यूशन आपको सॉल्व करके मैं सिर्फ वहां पे दिखा दूंगा, क्योंकि समझाने वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 24 में भी जो हुआ था, काफी रश हो गया था लास्ट तक में, तो वो लिखने वाला पार्ट में भी बता दूंगा। क्लियर हो गई बात? तो फिलहाल इसको यही एंड करते हैं। लिखेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या लिखोगे, सबसे पहले एबीसीडी इज अ स्क्वायर। देखो अब ये लिख लिया आपने। इसके बाद क्या करोगे, जैसा कि मैंने बोला डायग्राम बना देना, डायग्राम बना दिया आपने ये। अब देखो गिवन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, यही है इंपॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ इसको बस यहां पे लिख लो। क्या लिखोगे, ऑल्सो ए के इज इक्वल टू बी एल इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू डी एन। ये चीज क्लियर है क्या, ये आपने लिख लिया। इसके बाद देखो क्या लिखोगे, गिवन आपका यहां पे खत्म होता है। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है मुझे, तो मुझे प्रूफ करना है कि अंदर में ये जो बन रहा है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो क्या लिखोगे, के एल एम एन इज अ स्क्वायर। इज अ स्क्वायर। अब देखो ये तो कहने वाली बात हो गई, मैथमेटिकली क्या प्रूफ करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। और उसमें भी फिर क्या लिखोगे, अगेन एक और ब्रैकेट दोगे, उसमें लिखोगे कौन कौन सी, यानी मुझे प्रूफ करना है के एल एल एम एम एन और एन के। के एल एल एम लिखो यहां पे, के एल इज इक्वल टू एल एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन के। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब देखो ये तो हुई पहली चीज, और क्या प्रूफ करना है, एवरी इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90, एवरी इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है एंगल के एल एम और एन क्या होंगे, 90 डिग्री। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है, एंगल के इज इक्वल टू एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना मुझे प्रूफ करना है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, देख लो।
ये तो कहने वाली बात हुई, ये समझने वाली बात हुई, दिखाने वाली बात क्या है ये, ठीक है। अब देखो आ जाओ, अब आते हैं थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड, थ्योरम्स यूज या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड। तो 1 2 3 करके स्पेस छोड़ दो, पूरा सॉल्व कर देना, जो भी यूज हुआ उसको लाइन से यहां पर लिख देंगे, ठीक है। यहां पे स्पेस छोड़ दो। अब आगे क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कुछ किया हमने नहीं किया, या तो कंस्ट्रक्शन लिख के नन लिखो या फिर नो कंस्ट्रक्शन, तो इसी वजह से ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आएंगे प्रूफ पे, पहले इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो अब प्रूफ पे आते हैं। अब देखो प्रूफ क्या है। अब अगर मैं आपसे प्रूफ की बात करूं तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, देखो अब यहां पे कंग्रुएंट करने की बात आएगी। कुल मिला के मुझे क्या प्रूफ करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कुल मिला के मुझे चारों ट्रायंगल को एक दूसरे के कंग्रुएंट प्रूफ करना था। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया क्यों। इन दोनों को कंग्रुएंट करो, इन दोनों को तो कंग्रुएंट दिखाना ही जरूरी है, इन दोनों को और इन दोनों को तो कंग्रुएंट दिखाना ही जरूरी है। उसके बाद मैं सिमिलरली करके बोल दूंगा ये भी कंग्रुएंट, ये भी कंग्रुएंट, तो चारों कंग्रुएंट। बात आ गई समझ में। अब देखो सबसे पहले किसको करना चाहते हो, मान लो इन दोनों को करना चाहते हो तो इन दोनों को देख लो। अब देखो नेमिंग करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, कंग्रुएंसी में हमेशा नेम करने का तरीका इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल कैसे सेलेक्ट करना है, देखो यहां पे इस ट्रायंगल की बात करूं तो नाम क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल। अब देखो कंग्रुएंट करने से पहले एक और चीज देख लो यहां पे कि ये वाली जो साइड थी ये मुझे इक्वल दिखाना पड़ा था ना, इक्वल तो थी नहीं, तो ये बीच में आएगी, तो फिर मुझे 1 2 3 लिखना पड़ेगा। याद करो मैंने बताया है कि दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है तो फिर 1 2 3 करके लिखना होगा। तो क्यों ना मैं पहले ही इस चीज को निकाल लूं कि ये साइड इसकी इक्वल होगा, पहले ही निकाल लेता हूं, कोई इशू नहीं है। तो निकाल लेंगे, इसको निकाल लेते हैं। देखो यहां पे, अब देखो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। लिखोगे आप इन स्क्वायर ABCD, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं, एक साथ यूज करूंगा इसलिए एक साथ लिख रहा हूं। इन स्क्वायर ABCD, क्लियर है, ये दिया हुआ है मुझे। अब देखो मैं क्या जानता हूं, इस साइड का और इस साइड का काम लेना है मुझे। किस साइड का, इस साइड का और इस साइड का काम लेना है। तो मैं क्या लिखूंगा, AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD। रीजन क्या दोगे, सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, या लिख लेना ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, जो चाहो लिख लो, आपको फुल फॉर्म लिखना है। अब देखो मैंने क्या किया था, दोनों तरफ घटा दिया था, घटा लो। अब क्या लिखोगे यहां पे, अब देखो दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, मैं इसमें घटा देता हूं, आपको DN घटा देता हूं दोनों तरफ। तो लिख लो यहां पे AD माइनस DN इज इक्वल टू CD माइनस DN। रीजन क्या दूंगा, सब्सट्रैक्टिंग DN बोथ साइड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने पढ़ा है। क्लियर हो गया। अब देखो AD माइनस DN क्या होगा, यहां पे दिख रहा है AD माइनस DN करूंगा तो कितना आ जाएगा, AN आ जाएगा। AN लिख लो यहां पे, AN लिख लिया। अब देखो CD माइनस DN, CD और DN का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, CD यहां है DN यहां है, लेकिन DN का CM से वास्ता है, तो CM को मैं यूज कर लेता हूं। DN के बदले क्या डाल दूंगा, CM। तो यहां से मैं लिखूंगा CD माइनस CM, ब्रैकेट में क्या दोगे, सिंस DN इज इक्वल टू CM। लिख लिया आपने ये। अब क्या लिखोगे, AN इज इक्वल टू, देखो CD माइनस CM, CD माइनस CM, तो कितना आ रहा है, DM आ रहा है। लिख लो इसको यहां पे, AN इज इक्वल टू DM। अब ये हमें यूज करना है आगे, तो इसको क्या बोल दोगे, 1। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब फिर से ये सारी चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे सिमिलरली कई बार यूज होगा, इस क्वेश्चन में सिमिलरली कई बार यूज होगा। अब मुझे इन दोनों को भी ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना है, तो वहां पे भी मुझे इसको इसकी इक्वल बताना पड़ेगा। तो मैं क्या फिर से ये लिखूं, इतनी कहानी फिर से नहीं लिखना है। आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली। क्या लिखोगे अब, सिमिलरली। क्या लिखोगे, सिमिलरली। अब देखो क्या लिखोगे, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, AN, देखो क्या लिखा मैंने, सिमिलरली। यहां से AN इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या आ रहा है, इज इक्वल टू CL इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, BK, क्या है, BK।
ये आप डायरेक्टली यहां पे लिख लो सिमिलरली करके, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कहीं कुछ नहीं काटेगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो इसको क्या बोल दोगे, मान लो अब देखो यहां पे तुमने यूज कर दिया ना, इसको 1 मानने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद तुमने ये लिख दिया, उसके बाद डायरेक्टली इसको 1 बोल दो, क्योंकि इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ये हमारा भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम यूज करेंगे कंग्रुएंट करने में। बात आ गई समझ में? इसको नोट करो। अब देखो आगे इतना लिख लिया आपने, इसको 1 मान लिया। अब आगे देखो क्या लिखेंगे। अब आगे हम लिखेंगे, अब कंग्रुएंट करने की बारी आ गई। देखो पहले मान लो इन दोनों को कर रहा हूं कंग्रुएंट, तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल, मान लो मैंने नाम दिया ए के एन, ठीक है, इन ट्रायंगल ए के एन एंड ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल का नाम ध्यान से थोड़ा, ए के एन ऐसे गए हो, यानी ये सिंगल लाइन वाली साइड को लेके गए हो ए के एन, तो यहां पे भी ऐसे ही जाना होगा। सबसे पहले 90 डिग्री वाला पॉइंट आए तो डी आए, डी लिख लिया। उसके बाद क्या आना चाहिए, सिंगल लाइन वाला, यानी एन आना चाहिए यहां पे, तो क्या लिखोगे, डी एन, और उधर क्या है, एम। मैंने क्या कहा था, कैसे वेरीफाई करोगे, इससे जो गिवन वाली चीज आ रही है कि नहीं देख लो। एंगल डी एंगल ए के बराबर आना चाहिए, एंगल एंगल डी के बराबर आ रहा है, एक नंबर सही है। उसके बाद ए के बराबर आना चाहिए किसके, देखो डीएन के, यहां से देखो ए के डीएन के बराबर आ रहा है, सही है, मतलब हमारा लिखना सही है, तरीका सही है लिखने का। आगे देखो ये लिखने के बाद क्या लिखोगे, अब आप लिख सकते हो क्या, अब जो जो चीज जानते हो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे ए के इज इक्वल टू डीएन, इसको लिखो, ए के इज इक्वल टू डीएन। कैसे लिख दिया भाई तुमने, गिवन था, ये तो क्वेश्चन नहीं दिया है। बात क्लियर है? अगला देखो दोनों एंगल 90, तो क्या लिखोगे, देखो 90 बनाना है, कैसे, एंगल ए और एंगल डी को इक्वल दिखाना है, तो यहां से एंगल ए देखो क्या लिखोगे, एंगल के एन इज इक्वल टू एंगल एन डी एम, इज इक्वल टू एंगल एन डी एम, वेरीफाई कर लो, के ए एन एन डी एम, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन देना पड़ेगा, क्यों ये 90 डिग्री है, सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, इसी वजह से 90 डिग्री हो जा रहा है। बात आ गई समझ में? दो चीजें आ गई, दो क्राइटेरिया, बीच में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं लिखना पड़ा, 1 2 3 मानने की जरूरत ही नहीं है। अब फाइनली जो हमने प्रूफ किया उसको लिख लेंगे। क्या प्रूफ किया है, एन को हमने डीएम की इक्वल प्रूफ किया है, यानी एन को हमने डीएम की इक्वल प्रूफ किया है, एन इज इक्वल टू डीएम। अब देखो ये तुमने प्रूफ किया था, 1 माना था, याद करो जो लिखा है, देखो कॉपी पे, फ्रॉम 1 की मदद से तुमने ये लिख दिया यहां पे। क्लियर हो गई चीज? अब यहां से मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ए के एन इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एन एम बाय, किस क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हुआ, तो देखो साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे कंग्रुएंट हुआ, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ये चीज क्लियर है क्या? यहां किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं सीपीसीटी से, देखो सीपीसीटी से अब 2 इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक तो साइड की भी निकालनी है, एक एंगल की भी, लेकिन एंगल की फिलहाल हम यहां पे निकाल लेंगे, एंगल की क्या हम यहां पे निकाल लेंगे। क्लियर हो गई बात? आप चाहो तो यहां पे भी निकाल सब, देखो दोनों ट्रायंगल को यहां पे प्रूफ किए हो तो यहां पे भी निकाल लो, यहां मर्जी है तो यहां पे निकाल लो, जैसी मर्जी आपकी। अब देखो यहां पे तो मैं देखो एक बार इन दोनों को कंग्रुएंट कर दिया, इन दोनों को भी कंग्रुएंट दिखाना पड़ेगा मुझे, तो जब इन दोनों को दिखाऊंगा तब मैं सीपीसीटी से यहां वाले एंगल की बात कर लूंगा। बात आ गई समझ में? अभी फिलहाल बस मैं लिख देता हूं इन दोनों में, सीपीसीटी से मैं क्या बोल दूंगा कि केएन किसके इक्वल होगा, एनएम के। देख लो यहां पे केएन किसके इक्वल होगा, एनएम के, तो यहां पे लिख लो देयरफॉर केएन इज इक्वल टू एनएम। क्यों? बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। क्लियर हो गई बात? इसको मानो 1 नहीं मानोगे, इसको क्या मानोगे, 2। 1 तो ऑलरेडी मान चुके हो, ये क्या हो गया आपका 2। क्लियर हो गया? इसको नोट करो, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां से आधी इंफॉर्मेशन निकली। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कंग्रुएंट कर दिया ना, अब इन दोनों को कंग्रुएंट करता हूं, ठीक है। किसको? इन दोनों को करूंगा, इन दोनों को कंग्रुएंट करूंगा। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, अब देखो कौन कौन से ट्रायंगल लेने होंगे। इन ट्रायंगल एक तो डीएनएम रहेगा, डीएनएम तो एक रहेगा ही। दूसरा ट्रायंगल देखो क्या ले लूं मैं, दूसरा ट्रायंगल ले लूं मैं डीएनएम के अलावा, ट्रायंगल डीएनएम, और दूसरा ले लूं मैं यहां से, फिर से चेक करो डीएनएम, पहले 90 डिग्री आना चाहिए, पहले 90 डिग्री आया तो यहां सी लिखेंगे, उसके बाद
CM इक्वल होना चाहिए किसके, DN के, तो DN के इक्वल होना चाहिए CM, यानी CM और L चेक कर लो यहां से। एंगल D एंगल C के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल है। DN CM के इक्वल होना चाहिए, DN CM के भी इक्वल है, ठीक है। DN D से N, C से M, बिल्कुल सही है। अब यहां पे फिर से वही कहानी लिखो, क्या क्या, सबसे पहले तो लिखोगे DN इज इक्वल टू CM, इसको लिखो DN इज इक्वल टू CM। क्यों हो रहा है, ये तो गिवन ही है भाई, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। आगे 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे, एंगल NDM, एंगल NDM इज इक्वल टू एंगल, देखो क्या लिखोगे, MCL इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन सेम रीजन दोगे, क्या रीजन दोगे, सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। थर्ड क्राइटेरिया साइड की बात होगी, साइड की हम क्या बात करेंगे, DM किसके इक्वल हो जाएगा, CL के। यहां से देखो DM किसके इक्वल हो जाएगा, CL के, तो DM इज इक्वल टू CL। अभी हमने ये प्रूव करा था और उसको 1 माना था, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1। अब यहां से फिर से लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल DNM इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CML, ठीक है, बाई कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये लिख लिया। ये लिखने के बाद अब CPCT की बारी आए, फिर से क्या लिखोगे, ये जो MN है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ML के, तो यहां पे क्या है, NM है, तो NM लिखो, NM इज इक्वल टू ML, ठीक है, क्या हो गया, NM इज इक्वल टू ML बाई CPCT। अब देखो यहां पे CPCT खत्म नहीं हुआ, अब एक एंगल वाली बात भी हमें यहां पे बतानी है। ये जो एंगल वाली बात है ना, ये भी हमें यहां पे बतानी पड़ेगी। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे लिखूंगा CPCT से, और क्या लिखूंगा, ध्यान देना, ये एंगल कौन सा एंगल है, एंगल DNM, ठीक है, क्या लिखूंगा, एंगल DNM। तो एंगल DNM इज इक्वल टू एंगल CML। पहला तो ये वाला एंगल DNM और CML, ये वाला एंगल, ठीक है, और दूसरा ये एंगल 2 जो मैंने माना था, ये क्या हो जाएगा, एंगल DMN, एंगल DMN इज इक्वल टू एंगल CLM, ये भी इक्वल होगा, काहे से, अब एक साथ लिख दो, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ये चीज क्लियर है। अब देखो 1 हो गया, 2 हो गया, इसको अलग मानो 3, इसको अलग मानो 4। बात आ रही है समझ में, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये रहा आपका प्रोसीजर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये आ गया पार्ट 3, ये आ गया पार्ट 4। इतना समझ गए, इसको पहले नोट करो। अब देखो, अब आगे आते हैं। अब देखो ये लिखने के बाद हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद अभी तक हमने इसको कंग्रुएंट दिखा दिया है, हमने इसको कंग्रुएंट दिखा दिया आपस में। CPCT से काम में लेना है इस एंगल को, उस एंगल को हमने काम में ले लिया, और हमने क्या किया, और हमने यहां पे CPCT से इस साइड को भी इसके इक्वल दिखा दिया है। अब जो मैं लिखूंगा उसको ध्यान से देना। अब जो हमने सिमिलरली वर्ड देखा है उस सिमिलरली वर्ड को यूज करेंगे। अब देखो क्या यूज करेंगे यहां पे, अब देखो यहां पे चाहो तो बार बार ये एंगल लिखने से बचने के लिए, बार बार इस एंगल को लिखने से बचने के लिए तुम क्या कर दो, इसको एंगल 1 और एंगल 2 क्वेश्चन को बता दो। तो यहां पे ये स्टेप भी लिख सकते हो, लेट एंगल DNM इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल DMN इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल DMN इज इक्वल टू एंगल 2। ये बता दो क्वेश्चन को, ठीक है, तो आसानी होगी, बार बार इतने एंगल नहीं लिखने पड़ेंगे जब हम कब इस एंगल को 90 प्रूव करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब इतना लिख लिया आपने, अब देखो क्या लिखना है, अब आप लिखोगे सिमिलरली। अब यहां से काम आसान हो जाएगा। अब देखो सिमिलरली सारे ट्रायंगल को एक दूसरे को कंग्रुएंट दिखाओ, क्या लिखोगे, सिमिलरली आप लिखोगे यहां से ट्रायंगल, देखना यहां पे इसको कंग्रुएंट कर लिया, इसको कंग्रुएंट कर लिया, हमने इतना हमने कंग्रुएंट कर लिया। अब इसको कंग्रुएंट कर देते, तो क्या लिखोगे, सिमिलरली ट्रायंगल, देखो CML, क्या CML इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो किसके कंग्रुएंट हो रहा है, CML कंग्रुएंट हो रहा है आपके BLK के, किसके, BLK के, BLK, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। फिर से ये क्लियर हो गया। और उसके बाद यहां से फिर क्या CPCT से बोल दोगे,
तो यहां से सीपीसीटी से क्या किसके इक्वल हो रहा है, एमएल किसके इक्वल हो रहा है, एलके के। तो लिख लो यहां पे एमएल इज इक्वल टू एलके। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको बोल दो भाई सीपीसीटी, ये लिख लिया तुमने। अब देखो उसके बाद फिर से इसको कंग्रुएंट कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। अब इसको भी कंग्रुएंट दिखा दो, क्या लिखोगे, ऑल्सो ट्रायंगल बी एल के इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो बी एल के कहां पे है, बी एल के यहां पे है। तो अब यहां पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ए से जाएंगे, ए से हम कहां जाएंगे, ए के एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए के एन, अगेन बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और उसके बाद फिर सीपीसीटी से लिख देंगे, क्या लिख देंगे सीपीसीटी से, के एल और के एन बराबर है। तो देखो यहां से क्या, एल के है, नॉमेनक्लेचर देखो, एल के किसके इक्वल हो गया, के एन के इक्वल हो गया, लिख दिया आपने, बाई सीपीसीटी। क्लियर हो गई। अब देखो लास्ट में हमने 4 तक मान लिया था ना, इसको 5 बोल दो और इसको 6 बोल दो, ठीक है, ये इतना बोल दिया। इसके बाद अब जहां जहां ये साइड वाला रिलेशन आया था, क्या लिखोगे अब यहां से डायरेक्टली, देयरफॉर फ्रॉम, शायद 2 से आया था, जहां पे भी देखना जिस नंबर पे वो साइड वाला रिलेशन रहा होगा उसको लिख लेना, जो भी 1 या 2 होगा शायद मेरे हिसाब से। फ्रॉम 2 यहां से 5 एंड 6, क्या मैं बोल सकता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं कि अब ये सारे साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि एम एन क्या हो गया तुम्हारा, एन एम एम एल एल के और के एन, ये सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लिखो एन एम इज इक्वल टू एम एल इज इक्वल टू एल के और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एन, ये लिख लो। क्लियर हो गई बात। अब देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, यहां पे समझ में आ गया कैसे कैसे किया, नोट कर लो इसको। अब आ जाओ आगे। अब देखो यहां पे साइड वाला काम हो गया हमारा, साइड वाला जो हमें काम करना था ना वो हमने यहां पे प्रूफ कर लिया। अब एंगल की बात आती है, अब सीधे एंगल पे आ जाओ। अब क्या लिखोगे, अब आप यहां पे लिखोगे, सबसे पहले तो लिखोगे इन ट्रायंगल, देखो डी एन एम, ठीक है, इन ट्रायंगल डी एन एम, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल डी एन एम, एंगल 1 प्लस, अब देखो तुम एंगल 1 एंगल 2 ऑलरेडी मान चुके हो तो कोई इश्यू नहीं है, आराम से ऐसे लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे, सिंस सम ऑफ एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखोगे, सम ऑफ acute angles in a right triangle is equal to 90 डिग्री। ये चीज क्लियर है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। मान लो ये कहां पे 5 पे खत्म हो रहा था तो इसको 6 मान लो, 6 मान लिया इस इक्वेशन को। आगे क्या लिखोगे, आगे आप लिखोगे ऑल्सो, क्या लिखोगे, ऑल्सो, क्या लिखोगे, ऑल्सो के बाद एंगल 2, ध्यान से देखना, एंगल 2 प्लस एंगल एन एम एल प्लस एंगल 1, ये देखो एंगल 1 किसकी इक्वल आ गया, ये इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। क्या रीजन दोगे, एट अ पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एट अ पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मेरे को एन एम एल निकालना है तो यहां पे लिख लो एंगल एन एम एल प्लस, देखो 1 + 2 मिलके क्या बन गया, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से यूज किया, इसका यूज करके यहां पे डाला, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 6, तो यहां से कितना आ गया, एंगल एन एम एल 90 डिग्री प्रूव हो गया, एंगल एन एम एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या मानोगे, ये जैसे ही प्रूव हुआ, अब देखो क्या लिखोगे, तुरंत लिखोगे सिमिलरली, फिर से सिमिलरली यूज किया हमने, सिमिलरली क्या लिखोगे, सिमिलरली आप लिखोगे कि एंगल L इज इक्वल टू एंगल K इज इक्वल टू एंगल N, एंगल L इज इक्वल टू एंगल K इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो यहां से फिर फाइनली क्या बोलोगे, यहां से फाइनली आप बोल लोगे, यहां से आप फाइनली बोलोगे देयरफॉर एंगल M इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू एंगल K इज इक्वल टू एंगल N, ठीक है, KLMN इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया,
यही मेरे को मेन चीज चाहिए थी सेकंड। अब देखो वहां पे जब साइड को मैंने इक्वल दिखाया तो उसको कुछ मान लेना, मान लो 8 9 जो भी मान लेना, इसको 10 मान लेना, तो फिर फाइनली क्या लिखोगे, अब इतना लिखने के बाद लिखोगे फ्रॉम 9 एंड 10 वी कैन से दैट ABCD इज अ स्क्वायर। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुमने टू प्रूव में इन दोनों क्राइटेरिया को ही प्रूव करना मेरा प्राइमरी मोटिव रखा था, यही मुझे प्रूव करना था। जहां मैंने ये प्रूव किया ये खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात? यहां पे आपका सोल्यूशन खत्म होता है, इसको नोट कर लो। एक चीज प्रूव करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी, तो दोनों अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, मैं एक साथ ही बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ABC इज गिवन, दिख रहा है ट्रायंगल ABC इज गिवन, ठीक है। ये क्वेश्चन है फिगर के साथ ही ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में फिगर देना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज गिवन, आगे क्या दिया है, आगे क्वेश्चन ने कहा लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू ABC पैरेलल, ठीक है, रेस्पेक्टिवली पॉइंट A पॉइंट B और पॉइंट C से लाइनें बनाई गई पैरेलल, ठीक है। किसके पैरेलल क्या बनाया गया, तो A से जो पैरेलल बनाया गया है साइड BC CN AB, ठीक है। A से क्या बनाया गया, BC को पैरेलल बनाया गया, पॉइंट A से BC के पैरेलल लाइन बनाई गई। देखो यहां पे ध्यान दो, पॉइंट A से BC के पैरेलल लाइन बनाई गई ये QR, पॉइंट C से AB के पैरेलल लाइन बनाई गई ये PR, और पॉइंट B से AC के पैरेलल ये लाइन बनाया गया QP। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? यानी अगर मैं यहां पे मेंशन करूं तो मैं क्या मेंशन करूंगा, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, और इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कौन किसके पैरेलल समझ में आ रहा है? कलर से मैंने डिनोट कर दिया है और एरो को वैरी कर दिया तो समझ में आएगा क्या, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन। तो ऐसा हमने जब बनाया तो ऑब्वियसली सारी लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, तो इन दोनों ने जहां काटा उस पॉइंट को Q बोल दिया मैंने, इन दोनों ने जहां इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट को R, और इन दोनों लाइनों ने जहां इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को P बोल दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो आगे, अब उसके बाद मेरे को क्या शो करना है, सबसे पहले तो मुझे शो करना है कि ये जो लेंथ BC होगी, ध्यान देना, ये जो लेंथ BC होगी वो QR के आधी होगी, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो BC इज इक्वल टू हाफ QR। ये मुझे क्या करना है, शो करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, BC को हाफ QR यानी QR का आधा प्रूफ करना है। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, अगर इसी क्वेश्चन को क्या सिर्फ BC ना बोल के बोल देता AB को हाफ PR प्रूफ करना है तो बात अलग हो जाती क्या? बिल्कुल बात सेम रहती। क्या मैं बोल रहा हूं, AB को हाफ प्रूफ करना है किसका, PR, यानी PR का आधा ही क्या है AB। और क्या इसी तरीके का क्वेश्चन ऐसे ना बोल के ऐसे भी बोल सकता था, AC को हाफ प्रूफ करना है किसका, PQ का। बात आ रही है समझ में? यानी यही क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता था एग्जाम में। क्या, जैसे आपको कहा BC इज इक्वल टू हाफ QR, आपको यह भी कह सकता था AC इज इक्वल टू हाफ QP, और आपको क्या कह सकता था, आपको कह सकता था AB, ठीक है, AB इज इक्वल टू हाफ क्या है, देखो PR। ये चीज सबको आ रही है समझ में? क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता था तो ये भी पूछ सकता था और ये भी पूछ सकता था, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन जैसा बुक में दिया हो एग्जाम में भी वैसा आए, हो सकता है थोड़ा सा चेंज करके आपको दे दे। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूफ करना है पेरीमीटर ऑफ PQR इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ABC। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचो तो अगर हम ये प्रूफ कर लेंगे तो ये इजीली प्रूव हो जाएगा। वैसे हम इसको देख लेंगे आगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है क्या, कि ये वाली जो लेंथ है ये इसकी आधी होगी, ये वाली जो लेंथ है ये इसकी आधी होगी, ये वाली जो लेंथ है ये इसकी आधी होगी। इतना मुझे प्रूफ करना है। तो तुरंत सोचना चाहिए दिमाग में, क्या सोचूं कि मैं क्या करूं कि ये प्रूव हो। अब देखो क्वेश्चन समझ गए, क्या करना है क्वेश्चन में ये समझ में आ गया। इसके अलावा ये चीजें भी रहती तो हम प्रूव कर सकते थे। तो अब बात आती है स्टार्ट कैसे करें। तो देखो फिगर दिख रहा है, अगर फिगर नहीं भी दिख रहा होता तो भी आप फिगर बना सकते थे। तुम्हें सिंपल एक ट्रायंगल ABC बनाना था, कैसा भी बना सकते हो। अब क्वेश्चन ने बोल दिया इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो पॉइंट A से, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो पॉइंट B से, और इसी तरीके से पॉइंट C से। तो तीनों लाइनें कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो उसने फिर पॉइंट्स भी बता दिए कहाँ मिल रही है, PQR पे मिल रही है। तो फिगर अगर इस क्वेश्चन में नहीं भी रहता तो तुम फिगर बना सकते थे। ये हो गई दो बातें। अब देखो
अब क्वेश्चन का एनालिसिस देखो, तुमको क्या प्रूफ करना है, एक साइड दूसरे साइड की आधी होगी, यानी तुमको साइड साइड में काम करना है। क्या करना है? साइड साइड में काम करना है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। यानी कुल मिला के अगर मैं सोचूं तो मुझे अगर किसी एक को लेता हूं, मान लो इसी को मैं ले रहा हूं, BC इज इक्वल टू हाफ QR, तो इसको मुझे इस पूरे लेंथ का आधा प्रूफ करना है। यानी कि किसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूं कि ये लेंथ इसके भी इक्वल और ये लेंथ इसके भी इक्वल, ऑब्वियसली कहीं पे भी इस तरीके की चीज प्रूफ करनी थी। याद करो हमने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, कहीं पे भी ऐसा प्रूफ करना था तो मैं क्या करता था, इस लेंथ को इसका आधा प्रूफ करना है तो मैं क्या बोल दूं, इस लेंथ को क्या बोल दूं, इसका मिड पॉइंट बना दूं एक तरीके से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सिंपली क्या करूं, या वो भी छोड़ दो, आप ऐसा सोच लो, या तो ये चीज होती थी कि ये इसका मिड पॉइंट बन जाए। प्रूफ करने के क्या तरीके होते थे इस टाइप के क्वेश्चन को, या तो ऐसा कर दूं मैं कि इसको मिड पॉइंट बना दूं इसका, और उसके बाद मैं इसको इसके बराबर भी प्रूफ कर दूं, इसको इसके बराबर भी प्रूफ कर दूं, तो मेरा काम हो जाता। या एक तरीका डायरेक्टली मैं ये प्रूफ कर दूं ये इसके बराबर और ये इसके भी बराबर, तो यहां से मैं सीधे ये प्रूफ कर दूंगा कि ये इसका आधा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट? ऐसे ही हम प्रूफ करते थे, यही अप्रोच होता था हमारा, सोचने का भी तरीका यही होता था कि अच्छा इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब उसके बाद तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ठीक है मुझे इस साइड को इसके बराबर दिखाना है या इस साइड को इसके बराबर, तो एक बार में किसी एक को लेते हैं। मान लो इसको मैं इसके बराबर लेता हूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा मुझे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो अगर इन दोनों को मैं क्या कर दूं, कंग्रुएंट कर दूं, अगर इन दोनों को मैं कंग्रुएंट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे ही सोचते हैं नॉर्मली सोचने का तरीका। अगर मैं इन दोनों को कंग्रुएंट कर दूं तो मैं CPCT से इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकता हूं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? अब देखो यहां पे ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल, क्वेश्चन नहीं दे दिया है, ये लाइन इसके पैरेलल, और ये क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम। बात आ रही है समझ में? ये लाइन इसके पैरेलल, ये कर रहा है ट्रांसवर्सल का काम। तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा? देखो ये लाइन इसके पैरेलल और ये कर रहा है ट्रांसवर्सल का काम, तो क्या ये एंगल इस एंगल की इक्वल नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आई सभी को? यहां पे कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखो हम एंगल के बारे में यहां से तो कई जानकारी निकाल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं एंगल के बारे में तो यहां से बहुत सारी जानकारी निकाल पा रहे हैं। क्या साइड के बारे में कुछ पता है? ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं, क्या साइड के बारे में कुछ भी पता है? क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल को अगर मैं कंग्रुएंट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एट लीस्ट कम से कम एक साइड की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बिना तो हम कंग्रुएंसी प्रूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो प्रॉपर्टी जानते हैं, SSS जानते हैं, SAS जानते हैं, ASA जानते हैं या फिर AAS जानते हैं, देखो सब में एटलीस्ट एक साइड की तो मुझे जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना इस एक साइड के तो काम हो ही नहीं पाता, यानी एक साइड तो मुझे चाहिए। तो ठीक है सर, पैरेलल लाइन से हमें पैरेलल लाइन के बारे में दिया है, तो पैरेलल लाइन से हम एंगल पे चले जाएंगे, हम दो एंगल ढूंढ भी लेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या साइड के बारे में मुझे कुछ भी दिया है? क्वेश्चन ने कोई भी एक ऐसा डाटा दिया जिससे मुझे साइड के बारे में कुछ पता चले? क्या उसने इसको इस साइड से कुछ रिलेटेड बताया? नहीं बताया। इस साइड को इससे कुछ रिलेटेड बताया? वो भी नहीं बताया। किसी साइड को उसने किसी चीज से रिलेटेड नहीं बताया। हाँ, अगर वो ट्रायंगल ABC को इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देता तब हमें एक साइड मिल जाती, तब दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फिर इस साइड को मैं इक्वल बता देता। लेकिन क्या क्वेश्चन ने बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल है? नहीं बोला, तो हम भी नहीं मान सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला ही नहीं तो आप मान कैसे लोगे? यानी कि ये एक नॉर्मल कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है जहां मुझे साइड की एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या है? एक भी इंफॉर्मेशन मुझे साइड की नहीं है, तो ट्रायंगल तो मैं कंग्रुएंट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि कितने भी एंगल ढूंढ लो अल्टीमेटली एक साइड तो चाहिए, एक भी साइड यहां से मुझे नहीं मिल रहा। तो यहां से क्या हिंट मिला? यहां से ये हिंट मिला कि ट्रायंगल कंग्रुएंट करके काम नहीं चल सकता। बात आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? यानी फिलहाल ट्रायंगल कंग्रुएंट करके मेरा काम नहीं चल सकता, तो मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब मैं क्या ऐसा सोचूं कि इसको इस पूरे का आधा दिखा दूं या फिर इसको इसके बराबर दिखा दूं? बात आ रही है मेरी समझ में अच्छे से? अब मैं क्या सोचूं? देखो ट्रायंगल तो अब मैं कंग्रुएंट कर नहीं सकता, तो मुझे कुछ और ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे मैं इसको इसके बराबर दिखा दूं, इसको इसके बराबर दिखा दूं,
या फिर इसको इसका मिड पॉइंट दिखा दूं और किसी एक को इसके बराबर दिखा दूं, यही कर सकते हैं हम। तो अब मैं सोचूंगा मैं क्या कर सकता हूं। अब तुरंत तुम्हारी नजर किस पे जानी चाहिए, फिगर पे। किस पे जानी चाहिए, फिगर पे, और तुम्हें कुछ दिखना चाहिए। अगर वो चीज दिख गई तो ये क्वेश्चन उसके बाद मतलब क्या कहूं मैं, वो चीज अगर आपने देख लिया तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस वो चीज दिखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दिख गई आपका क्वेश्चन बन गया, वो नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो, तो मैं ये क्या देखूं कि मुझे इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो जैसे ही उसके बाद तुम अपने टारगेट को देखो, टारगेट क्या है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना। तो टारगेट को ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे ट्रायंगल के अलावा भी कुछ दिखेगा। ध्यान दो, आपको ऐसा कुछ फिगर दिख रहा है, पैरेललोग्राम जैसा कुछ फिगर दिख रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आपको यहां पे इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो एक पैरेललोग्राम जैसा फिगर दिख रहा है। देखो यहां पे, अगर इसको मैं फिर से यहां पे रीड्रॉ करूं तो मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है, और उसके बाद इसको अगर मैं और छोटा डिवाइड करूं तो मुझे एक पैरेललोग्राम जैसी चीज दिख रही है। क्या दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम जैसी चीज दिख रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। कैसे हम यहां तक पहुंचे, देखो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो नहीं पा रहे थे, तो किसी और तरीके से मुझे इसको इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा क्या क्या है, तो हमने जो जो पढ़ा है उस हिसाब से हम क्या करें। तो जैसे इसको देखेंगे तो हमें दिखेगा एक पैरेललोग्राम जैसा कुछ दिख रहा है। यानी अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बता दूं, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बता दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये साइड इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये बात सबको समझ में आई। अगर मैं किसी तरीके से इसको पैरेललोग्राम बता दूं तो वहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये साइड इसकी इक्वल। सोचने का दूसरा तरीका कैसा हो सकता था, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये ट्रायंगल तो कंग्रुएंट हो नहीं पा रहा और मुझे इसको इसकी इक्वल दिखाना है। तो एक साइड को दूसरे साइड से इक्वल दिखाने के लिए हम क्या क्या जानते हैं, तो तुरंत साइड वाले चीजें तुम ध्यान में लाओगे। अच्छा हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, तो ट्रायंगल से रिलेटेड तो हम जो चीज जानते हैं यहाँ अप्लाई हो नहीं पा रही। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ोगे तो ट्रायंगल से आगे बढ़ के कहां पहुंच जाओगे, पैरेललोग्राम के चैप्टर में। तुरंत कहां जाओगे, पैरेललोग्राम के चैप्टर में। तो पैरेललोग्राम के चैप्टर में हम साइड्स इक्वल क्या जानते हैं, हम यही तो जानते हैं सबसे पहले, सबसे शुरुआत में, कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स मेरे इक्वल होते हैं। ये बात क्या सभी को क्लियर है। तो पैरेललोग्राम में क्या हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो जैसे ही मैंने इसको पैरेललोग्राम साबित किया तो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से एक और चीज देखो, उसी तरीके से ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, उसी तरीके से ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो क्या इस पैरेललोग्राम में, जिसको मैंने ब्लैक से शो किया है, अगेन इसको मैं पैरेललोग्राम दिखा दूं तो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगा तो जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या वो इजीली नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं लिख सकता हूं यहां से, क्या लिख सकता हूं, देखो मैं यहां से लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू, देखो BC इसके भी इक्वल है यानी AQ, और BC इसके भी इक्वल है, किसके इक्वल है, AR के। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो BC और BC मिलके 2 BC बन गए, AQ और AR मिलके क्या बन गया मेरा, QR बन गया। यही तो मुझे प्रूफ करना है। देखो QR इज इक्वल टू 2 BC बोल दो, या BC इज इक्वल टू 2 के इधर ले जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा हाफ QR। यही तो मुझे प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो जो चीज मैं यहाँ पे इस साइड को इसके लिए दिखा सकता हूं, क्या इस साइड को इसके लिए और इस साइड को इसके लिए नहीं दिखा सकता, बिल्कुल दिखा सकता हूं। कैसे, ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अगेन इस पैरेललोग्राम में मैं बोल दूंगा ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो ऐसे करके हम बार बार पैरेललोग्राम बोल के ये चीज दिखा सकते हैं और तीनों के लिए इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अभी पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करना, अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया तो हम अपने प्रूफ तक पहुंच सकते हैं। अब देखो बार बार एक ही चीज तो लिखेंगे नहीं, किसी एक को दिखा देंगे उसके बाद सिमिलरली करके लिख देंगे। इतना क्या सभी को क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है इसको पैरेललोग्राम साबित करने की। तो मैं इसको भी रब कर देता हूं और इसको भी रब कर देता हूं इस फिगर में। अब थोड़ा देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला, ये लाइन इसके पैरेलल है। क्वेश्चन ने बोला था क्या कि ये लाइन इसके पैरेलल है, बिल्कुल बोला था। क्वेश्चन ने ये भी बोला था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम क्या जानते हैं, ये एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हमने जब कन्वर्स पढ़ा था तो क्या हमने नहीं पढ़ा था कि एक क्वाड्रिलैटरल के अगर आप दोनों ऑपोजिट साइड को पैरेलल शो कर दो तो आप साबित कर दोगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। यही तो मुझे करना था। जहां मैंने पैरेललोग्राम साबित किया उसके बाद तो प्रूफ बहुत आसान है। बात आ रही है मेरी समझ में? क्लियरली मैं देख रहा हूं ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है जहां ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ऑब्वियसली वो पैरेललोग्राम होगा। और जहां वो पैरेललोग्राम बना उसके बाद मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और हम जो अपना टारगेट सोच रहे थे उस टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे। ये बात क्या सभी को क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो सवाल समझ में आया? हमने देखा कि कंग्रुएंसी से काम नहीं हो। सबसे पहले हमने देखा कि प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या जानते हैं। क्या हमने इस टाइप के प्रूफ पहले किए हैं? तो बिल्कुल किए हैं, तो हम ऐसा ऐसा जानते हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि कंग्रुएंसी का सहारा ले, लेकिन चीजें कंग्रुएंट नहीं हो पा रही थी क्योंकि साइड की कमी आ रही थी। वो साइड मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था। तो एक चीज समझ में आ गई, कंग्रुएंसी से तो काम चलेगा नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिर सोचोगे कि हम और क्या कर सकते हैं, कि हम क्या कर दें, एक साइड को इसको मिड पॉइंट दिखा दूं इसका, और इसको इसके बराबर और इसके बराबर दिखा दूं। तो जैसे ही तुम देखोगे इसको इसके बराबर तो देखोगे एक क्वाड्रिलैटरल जैसी चीज भी दिख रही है। तो अगर इस क्वाड्रिलैटरल को मैं पैरेललोग्राम बता दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बस काम रहा इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, जो आपने जस्ट अभी देखा कितना ईजी है। क्यों? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड देखो पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और जहां पैरेललोग्राम बना फिर तो प्रूफ बहुत ईजी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां पे खत्म। अब बात आती है आगे कि देखो इसी तरीके से BC इज इक्वल टू हाफ क्यू आर बोल दोगे आप। ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं, BC इज इक्वल टू हाफ क्यू आर बोल दोगे। और क्या क्या बोल दोगे, देखो इसी तरीके से आप AC इज इक्वल टू हाफ पी क्यू बोल दोगे। और इसी तरीके से आप किसको AB इज इक्वल टू हाफ PR बोल दोगे। ये चीज क्या सभी को समझ में आ रही है? ये तीन चीज, 1 2 और ये 3, ये तीनों चीज हम बोल देंगे इसी तरीके से सिमिलरली करके। अब देखो शो क्या करना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 27 पूरा सेम है, लास्ट में अलग चीज शो करनी है। क्या शो करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने पेरीमीटर बहुत अच्छे से पढ़ा। क्या पढ़ा था? जो बाउंड्री बनती है, बाउंड्री के लेंथ का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर। एक फिगर की जो बाउंड्री है उसको मैंने मेजर किया, नापा, जो वैल्यू आई वही क्या कहलाई, पेरीमीटर। अब मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि पेरीमीटर क्या है ट्रायंगल PQR का, तो क्या बताओगे? यहां से मैं आपको बोलूं कि ट्रायंगल PQR का क्या बताओ, पेरीमीटर बताओ। क्या बताओ? पेरीमीटर बताओ। मान लो मैंने ऐसे PERI करके लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो क्या बताओगे आप? मुझे क्या बता देते, देखो PQR का पेरीमीटर क्या बता दोगे, PQ प्लस QR प्लस PR। PQ प्लस QR प्लस RP, यही बताते। और कुछ बताते क्या? बिल्कुल नहीं। अब यहां पे देखो PQ क्या है, PQ क्या है, देखो अगर AC हाफ PQ है, यहां से देखना AC अगर हाफ PQ है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं, इस 2 को इधर भेज दूंगा तो ट्वाइस AC PQ बन जाएगा। तो PQ के बदले मैं क्या डाल सकता हूं, ट्वाइस AC। QR के बदले इसी तरीके से मैं क्या डाल दूंगा, ट्वाइस BC। RP के बदले इसी बदले में क्या डाल दूंगा, ट्वाइस AB। अब देखो सब में 2 2 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन कर लिया, क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस AC। अब देखो AB प्लस BC प्लस AC क्या है, AB BC AC। भाई यही तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर है। यही क्या है, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर है। तो क्या यहां से प्रूव नहीं हो गया कि ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर डबल पेरीमीटर है ट्रायंगल ABC का? यही मुझे प्रूव करना था। खत्म क्वेश्चन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है। वो अगर आपने सोच लिया तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सिर्फ फर्स्ट पार्ट भी आ सकता है, सिर्फ सेकेंड पार्ट भी आ सकता है क्वेश्चन का, और हो सकता है दोनों मिलाकर एक साथ जैसे मैंने लिया इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर हो गई बात? यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हर चीज हमने डिस्कस करी है। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे देखो कैसे लिखेंगे।
पहले यहाँ पे मैं 2 मार्जिन बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। हाँ अब देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले मेरा काम क्या है, इसको पैरेललोग्राम साबित करना। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है, तो मुझे गिवन है वो फिगर, तो ये फिगर आप पहले यहाँ बना दो आराम से। उसके बाद क्वेश्चन ने जिसको जिसको पैरेलल बताया उसको लिखो, क्या लिखोगे, BC पैरेलल QR। अब क्या लिखोगे, BC पैरेलल QR। उसके बाद क्या लिखोगे, AC पैरेलल PQ, AC पैरेलल PQ। इसके बाद क्या लिखोगे, ये QR हो गया, PQ हो गया, QR हो गया, PQ हो गया, और PR पैरेलल AB, यानी AB पैरेलल PR, तीनों चीज हो गई। देखो AB पैरेलल PR, ठीक है। और क्या दिया क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने दिया कि 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ABC और PQR, तो लिखोगे यहां पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर गिवन, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या क्या लिखना, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन दी क्वेश्चन ने नहीं दी, हमने उसको लिख लिया गिवन में। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो मुझे 2 चीजें प्रूव करनी है, कितनी, 2 चीजें। तो ये दोनों चीज जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको लाइन से यहाँ पे उतार दो। सबसे पहले तो पहली चीज BC इज इक्वल टू हाफ QR। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया, जरूरी नहीं है कि BC के लिए ही आए, AB के लिए भी आ सकता है, AC के लिए भी आ सकता है। हमने सीख लिया है करना कैसे है, तो हम तीनों में से किसी के लिए आए या तीनों के लिए आ जाए हम वो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये पेरीमीटर वाली प्रूफ करनी है, इसको भी यहाँ पे लिख लेना है स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड। तो मैंने बार बार कहा है, यहाँ पे वही कहूंगा, स्पेस छोड़ दो, लास्ट में जो भी यूज हो उसको यहाँ पे लिख लो। कंस्ट्रक्शन अलग से कुछ करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा, जितना क्वेश्चन ने दिया उतने से हमारा काम हो गया, तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इसको पहले आप नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो अब आ जाते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सभी देखते जाना। प्रूफ, अब देखो तो काम क्या है, बेसिकली मुझे इसको पैरेललोग्राम बनाते जाना, पैरेललोग्राम जैसे मैं बनाते जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रूफ करना है BC को QR के, यानी इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, यानी कि मुझे इसको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा और इसको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल, ध्यान देना, इन क्वाड्रिलैटरल AQBC, इन क्वाड्रिलैटरल AQBC, इन क्वाड्रिलैटरल AQBC। क्या देख रहे हैं हम क्वाड्रिलैटरल AQBC में, तो हम यहां पे देख रहे हैं सबसे पहले तो देखो यहां पे PQ इज पैरेलल टू AC, यहां पे लिखोगे AC इज पैरेलल टू PQ, AC इज पैरेलल टू PQ। ये क्या है, ये तो गिवन है, ये तो सवाल नहीं दे दिया है, तो क्या यहां से मैं नहीं बोल सकता कि AC इज पैरेलल टू PQ। तो देखो काम कितने हिस्से का है, काम इतने ही हिस्से का है, तो ये चीज मेंशन करो। अगर एक लाइन बड़े लाइन के पैरेलल है तो उसके एक हिस्से के भी पैरेलल होगी, तो सिंपली AC पैरेलल टू BQ भी लिख लो यहाँ पे, AC पैरेलल टू BQ, यहां से मैं बोल सकता हूं। क्लियर हो गई बात। ऑल्सो, क्या लिखोगे, ऑल्सो, अब देखो इसको इसके पैरेलल दिखा दिया, अब इसको इसके पैरेलल दिखाओ, तो क्या लिखोगे, इसको पहले बोल दोगे 1, क्यों, पैरेललोग्राम बताने के लिए इसका मुझे यूज करना पड़ेगा। अब देखो अब क्या लिखोगे, सिंस BC पैरेलल QR, BC पैरेलल QR, ये क्या है, ये भी गिवन है, लेकिन काम क्या है, मुझे काम है मुझे BC का किसके पैरेलल दिखाना है, मुझे QA के पैरेलल दिखाना है या AQ के पैरेलल दिखाना है। क्लियर, ये हमने लिख लिया, यहां से इसको हम बोल देंगे 2। तो यहां से अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, हमने ऑपोजिट साइड्स को क्या दिखा दिया, पैरेलल, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल AQBC, क्वाड्रिलैटरल AQBC इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज नोट कर लो, यहां से हम ये बोल सकते हैं, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। ये अब जैसे ही हमने बोल दिया उसके बाद हम क्या बोलेंगे, तो यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, पैरेललोग्राम बन गया, बढ़िया। तो अब मैं बोल पाऊंगा BC इज इक्वल टू AQ, यहां पे लिख लो, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AQ, ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये चीज समझ में आई सभी को, क्लियर। ये हम यहां से बोल सकते हैं क्या, BC को AQ की इक्वल हम दिखा सकते हैं, क्लियर। अब देखो 2 हो गया, इसको भी हम आगे यूज करेंगे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं,
3 बोल दिया हमने। अब देखो ये लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलैटरल, इन क्वाड्रिलैटरल, किस क्वाड्रिलैटरल में, ARCB, ARCB। तो क्या देख रहे हम ARCB में, अब पूरा वही कहानी फिर से क्या लिखोगे, सिंस BC पैरेलल QR, सिंस BC पैरेलल QR, देयरफॉर BC मस्ट बी पैरेलल टू AR। इसको क्या मानोगे, 4। और इसी तरीके से फिर क्या लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल PR, सिंस AB पैरेलल PR, तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा, AB मस्ट बी पैरेलल टू CR, देयरफॉर AB मस्ट बी पैरेलल टू CR। इसको मैं 5 बोल दूंगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, क्वाड्रिलैटरल ARCB इज अ पैरेललोग्राम। क्या लिख सकता हूं यहां से मैं, पहले इसको नोट कर लो, अब इधर आ जाओ। तो ये लिखने के बाद अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल ARCB इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज क्लियर है क्या सभी को, ये मैं यहां से लिख सकता हूं। अब ये लिखने के बाद फिर मैं आगे क्या लिखूंगा, अगेन जैसे ही मैंने ये प्रूफ किया मैं बोल सकता हूं क्या, देखो मैं बोल सकता हूं BC इज इक्वल टू AR, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AR, ब्रैकेट में सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो इसको क्या मानोगे, 6। अब देखो जो मुझे प्रूफ करना था मैंने प्रूफ कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया। तो अब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं, ध्यान देना, मैं यहां से लिखूंगा एडिंग, देखो किसको ऐड कर दूं मैं, एडिंग 6 को ऐड कर दूं और 3 को ऐड कर दूं तो काम हो जाए। तो लिखोगे एडिंग 3 एंड 6, तो 3 और 6 को ऐड करने से मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया BC प्लस BC इज इक्वल टू AR प्लस AQ। तो BC प्लस BC क्या बन गया, ट्वाइस BC, AR प्लस AQ क्या बन गया, QR बन गया। तो यहां से मैं बोल दूंगा BC इज इक्वल टू हाफ QR। यही तो मुझे प्रूफ करना था, पहली चीज मैंने कर दी प्रूफ। आपका यहां पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ हो गया खत्म, क्लियर। इसको नोट करो वीडियो पॉज करके। अब आ जाओ इधर, अब देखो सिमिलरली, अब देखो पेरीमीटर वाला पार्ट प्रूफ करना है, क्या करना है, पेरीमीटर वाला पार्ट प्रूफ करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, अब यहां से मैं लिखूंगा सिमिलरली, अब मैं लिखूंगा सिमिलरली, क्या लिख सकता हूं, देखो सिमिलरली मैं लिख सकता हूं यहां से AB इज इक्वल टू हाफ PR, AB इज इक्वल टू हाफ PR। अब देखो इसको हम आगे यूज करेंगे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, 7। अब AB इज इक्वल टू हाफ PR, इसको भी हम आगे यूज करेंगे, इसको बोल देते हैं 8। और इसके बाद क्या लिखेंगे, AB के बाद AC, AC इज इक्वल टू हाफ PQ, ठीक है। इसको भी हम आगे यूज करेंगे, इसको हम बोल देते हैं 9, ठीक है, ये लिख लिया। अब आप क्या लिखोगे, एडिंग 7, 8 एंड 9, एडिंग 7, 8 एंड 9, क्या मिल रहा है, 7, 8 और 9 को ऐड करके। फिर से यहां जाओ, अब इसको ऐड करने के बाद आपको यहां से मिल रहा है AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू, देखो हाफ, सब में हाफ है तो हाफ हो जाएगा कॉमन, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR प्लस PR, ठीक है यहां पे। तो AB प्लस BC प्लस AC देखो क्या हो गया, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, इस 2 को इधर भेज दूंगा तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। यही मुझे सेकेंड चीज प्रूफ करनी थी। और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 26 और 27 क्या हो गया, एक साथ सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन आ जाए या अकेला ये क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से इसको बना सकते हो। क्वेश्चन में बस थोड़ी सी सोचने वाली चीज थी, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी थ्योरम्स है उसको करेंगे और क्वाड्रिलैटरल चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे है, ठीक है। तो जो भी पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई डाउट कंसेप्चुअली या किसी न्यूमेरिकल में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। इसके अलावा आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ हमारी साइट एक बार विजिट करें। थैंक यू।